हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्यूटर्ड बाय मी। और आज हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 11th का थर्ड चैप्टर करने वाले हैं, ड्रेनेज सिस्टम। और इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस हमें चैप्टर के लास्ट में पता चलेगी। जैसे कि हर वीडियो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं, इसके वीडियो के एंड में भी देखेंगे कितने सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर से रिलेटेड है। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर। सबसे पहले जो चैप्टर है वो है ड्रेनेज सिस्टम। कुछ बेसिक सी डेफिनेशंस दी गई है जिसको हम फटाफट से कवर करते हैं। सबसे पहले दिया गया है, एक मिनट, पेन कर लेते हैं पिंक कलर में, बिल्कुल ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन जो है वो है ड्रेनेज की। ड्रेनेज क्या होता है? एक वेल डिफाइंड चैनल, मतलब एक वेल डिफाइंड रास्ता, उसमें से जब पानी फ्लो करेगा उसको हम बोलेंगे ड्रेनेज। और ये जो चैनल्स हैं, एक जो वेल डिफाइंड चैनल्स हैं जिनमें से वाटर फ्लो कर रहा है, इनका जो नेटवर्क बना हुआ है उसे हम कहेंगे ड्रेनेज सिस्टम। उसके बाद ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है? ये जिस पैटर्न में फ्लो करते हैं, हम देखते हैं कि मान लीजिए अलग अलग पैटर्न्स होते हैं, जैसे कि डेंड्रिटिक पैटर्न है, रेडियल, ट्रेलिस, सेंट्रीपिटल। ये क्या है अभी हम देखेंगे। उससे पहले देखते हैं कि किस पे डिपेंड करता है उसका ड्रेनेज पैटर्न। ड्रेनेज पैटर्न डिपेंड करेगा जियोलॉजिकल टाइम पीरियड में, कि किस टाइम पीरियड के टाइम वो चैनल्स फ्लो कर रहे हैं या कब वो फॉर्म हुए थे और अब उन्हें कितना टाइम हो गया है। नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ रॉक्स, किन रॉक्स पे वो चैनल्स बने हैं। टोपोग्राफी क्या है, स्लोप क्या है, अमाउंट ऑफ वाटर, कितना वाटर फ्लो कर रहा है, कितना टाइम हो गया है फ्लो करते हुए, स्लोप क्या, ये सब चीज़ों पे जो ड्रेनेज पैटर्न है ना वो डिपेंड करेगा। रिवर दो टाइप की होती है, उससे पहले हम देखते हैं। एक है पेरिनियल और एक है एफर्मल। पेरिनियल मतलब जिस रिवर में हमेशा पानी रहेगा, ऑलवेज विद वाटर। एफर्मल वो रिवर होगी जिसमें रेनी सीजन में पानी रहेगा और अदरवाइज वो ड्राई रहेगी। अब हम देखते हैं ड्रेनेज पैटर्न। डेंड्रिटिक क्या होता है? जैसे कि ब्रांचेस ऑफ ट्री हो, एक पेड़ की शाखाएं जैसे हो, उस तरीके से ये इसका डायग्राम है। इस अगर तरीके से जो है वाटर फ्लो कर रहा है तो वो डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न है। जिस तरीके से हम नॉर्दर्न प्लेन्स जो है इंडिया का, अगर हम नॉर्दर्न पोर्शन देखें, वहाँ पे जो रिवर्स है वो डेंड्रिटिक पैटर्न में फ्लो करती है। उसके बाद है रेडियल। रेडियल में क्या है? एक हिल से ओरिजिनेट कर रही है और सभी डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। ये डायग्राम है इसके लिए। मान लीजिए हिल है और इससे सभी डायरेक्शन में रिवर्स फ्लो कर रही है। तो जैसे कि रिवर्स फ्रॉम अमरकंटक रेंज, एक प्लेट्यू है, वहाँ से जो फ्लो कर रही है ये हो गया रेडियल डायरेक्शन। देन है ट्रेलिस। ट्रेलिस में प्राइमरी ट्रिब्यूटरी जो होती है वो पैरेलल होती है और सेकेंडरी ट्रिब्यूटरी जो है वो 90 डिग्री पे होती है। जैसे ये वाला डायग्राम आप देख सकते हैं। प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज जो हैं ये पैरेलल हैं और सेकेंडरी ट्रिब्यूटरी जो है ये 90 डिग्री के ऊपर कट कर रही हैं। फिर है सेंट्रीपेटल। सेंट्रीपेटल क्या होता है? वाटर फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। सेंट्रीपेटल हमने जैसे पढ़ा होगा कि सेंटर पे फोकस होता है सारा, तो हर डायरेक्शन से सेंटर में जब आ रहा हो वाटर तो वो होगा सेंट्रीपेटल। जैसे सभी डायरेक्शन से किसी लेक में आ रहा है, ये वाला डायग्राम इसके लिए है। तो ये हमने देख लिया ड्रेनेज क्या है, ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज पैटर्न्स क्या होते हैं, किस पे डिपेंड करते हैं। और रिवर दो टाइप की होती है, एक पेरिनियल और एक एफर्मल। पेरिनियल जिसमें हमेशा पानी रहेगा और एफर्मल जिसमें सिर्फ रेनी सीजन के टाइम पे ही पानी रहेगा। चलिए आगे हम देखते हैं। अगली डेफिनेशन है कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया क्या होता है? वेयर रिवर ड्रेन्स द वाटर, मतलब जो नदी है या जो रिवर हम बात कर रहे हैं उसका जो पानी है वो जिस एरिया में लग रहा है, वेयर रिवर ड्रेन्स द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम अ स्पेसिफिक एरिया, जो उसमें पानी इकट्ठा हुआ है, ऑब्वियसली वो जिस एरिया में लगा रही है वो सारा एरिया उसका कैचमेंट एरिया होगा। ड्रेनेज बेसिन क्या होता है? एन एरिया डिफाइंड बाय रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। एक रिवर है और इसकी ट्रिब्यूटरीज का जो भी मतलब एरिया उसने डिफाइन किया वो सारा किस सारा ड्रेनेज बेसिन है। मान लीजिए ये एक रिवर है, वो बह रही है, ये ट्रिब्यूटरीज हैं जो इसमें आके लग रही हैं। तो ये जो सारा एरिया, इन सबका कैचमेंट एरिया कह लीजिए, ये सारा एरिया इस रिवर का वो सारा इसका ड्रेनेज बेसिन हो गया है। उसके बाद हम देखते हैं वाटरशेड क्या होता है? एक बाउंड्री लाइन जो एक ड्रेनेज बेसिन को दूसरे ड्रेनेज बेसिन से सेपरेट कर रही है, वो है वाटरशेड। ठीक है, तो रिवर बेसिन क्या होता है और वाटरशेड क्या होता है, इसमें हम ये देखते हैं। वाटरशेड जो है वो जो छोटी छोटी रिवर्स होती है ना, मतलब उनकी कैचमेंट को भी वाटरशेड बोलते हैं। और जो बड़ी रिवर्स होती है उनकी कैचमेंट एरिया को रिवर बेसिन बोलते हैं। ठीक है, मतलब वाटरशेड एक बाउंड्री लाइन भी जो सेपरेट हो सकता है, एक छोटी सी रिवर हो, उसका छोटा सा एरिया हो जिसको करिए तो वो वाटरशेड हो गया एक टाइप से। तो व्हाट हैपन्स इन वन पार्ट ऑफ बेसिन और वाटरशेड अफेक्ट्स द अदर पार्ट सो दैट दे आर मोस्ट अप्रोप्रिएट माइक्रो मीजो एंड मैक्रो प्लानिंग रीजन। इसका मतलब हम बिल्कुल समझ चुके हैं, ये लाइन अपने आप ही सारा मतलब समझा रही है कि जो वाटरशेड एरिया है, जो रिवर बेसिन एरिया है, तो अगर रिवर के एक पार्ट में, जैसे कि हमने देखा कि ये सारा रिवर का ही पोर्शन था ये, ठीक है, तो अगर यहाँ कुछ हो रहा है
तो वो चीज़ यहाँ सारी जगह, बिकॉज ऑब्वियसली रिवर है, नदी है, पानी अफेक्ट करेगा। वो जो वो पानी उस सारी एरिया पे लग रहा है तो सारी एरिया को अफेक्ट करें, तो जो बेसिन के एक पार्ट में होगा वो दूसरे पार्ट में ऑब्वियसली होगा। तो इस तरीके से अगर हमें प्लानिंग करनी हो ना, तो इस बेसिन के ऊपर, इस एरिया के ऊपर हम प्लानिंग कर सकते हैं, माइक्रो लेवल पे भी, मैक्रो लेवल पे भी और मीसो लेवल पे भी हम यहाँ पे इस पर प्लानिंग कर सकते हैं। अब हम इंडियन ड्रेनेज सिस्टम को डिवाइड करते हैं। तो जब हम इंडियन ड्रेनेज सिस्टम की बात करते हैं ना, अगर हम उसको डिस्चार्ज ऑफ वाटर के बेसिस पे डिवाइड करें, ठीक है, इसका मतलब वो वाटर कहाँ जाके डिस्चार्ज करी, कौन सी सी में, तो अरेबियन सी में करी है या फिर बे ऑफ बंगाल में करी है, तो ये दो तरीके से डिवाइड हो गया। या फिर हम उसको वाटर शेड के बेसिस के ऊपर डिवाइड करें, मतलब कितने एरिया में वो लगा रही है, ठीक है। मेजर रिवर्स है, मीडियम रिवर्स है और माइनर रिवर्स हैं। जो ज़्यादा एरिया करिए वो मेजर होगी, जो कम करिए माइनर होगी। इसको भी हम देखेंगे आगे। उसके अलावा अगर हम देखें कि ओरिजिन, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से, मतलब रिवर कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, उसका नेचर कैसा है, वो कैसी रिवर, कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी हैं, तो उसके बेसिस पे हम इसको हिमालयन ड्रेनेज और पेनिनसुलर ड्रेनेज दो के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि हमने देखा कि अरेबियन सी ड्रेनेज हो सकता है और बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज हो सकता है। तो मोस्टली जो इंडियन रिवर्स है ना, उसका जो 77% है वो तो बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज में ही है, और अरेबियन सी में है 23%। अरेबियन सी में कौन सी रिवर से जो जाती है, इंडस हो गई, नर्मदा हो गई, तापी हो गई, माही, पेरियार रिवर, इन सबको आगे मैप पे भी देखेंगे कि सारी की सारी अरेबियन सी में जाती है। और जो गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, महानदी है, कृष्णा, ये सारी रिवर्स कहाँ जाती है, बे ऑफ बंगाल में। तो अरेबियन सी वाली रिवर और बे ऑफ बंगाल वाली रिवर को ना, एक मान लीजिए कि इमेजिनरी लाइनें सेपरेट करिए, वो कहाँ कहाँ से पास कर रही है, वो कर रही है द दिल्ली रिज, ठीक है, अरावलीज और शायदरीज वेस्टर्न घाट्स में हो गए, ठीक है। तो ये इस तरीके से एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लीजिए। इस तरफ वाली रिवर्स क्या करिए, अपना वाटर डिस्चार्ज कर रही हैं अरेबियन सी में, और उस तरफ वाली रिवर जो है वो सारी की सारी करी है बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि मेजर रिवर बेसिन है, मीडियम है और माइनर है। तो मेजर रिवर बेसिन कौन सा होता है, जिनका जो कैचमेंट एरिया 20,000 किलोमीटर स्क्वायर से भी ज़्यादा है। 2000 से 20,000 किलोमीटर स्क्वायर वाला कैचमेंट एरिया रहेगा मीडियम में, और माइनर में रहेगा जिसमें 2000 स्क्वायर किलोमीटर से भी कम कैचमेंट एरिया है। तो जो मेजर रिवर्स है ना, वो मेन 14 मतलब ड्रेनेज बेसिन है जो मेजर रिवर में आते हैं। अगर हम मीडियम में देखेंगे तो टोटल 44 आते हैं, और माइनर में है उसमें काफ़ी सारे हैं, तो हम इसमें काउंटेबल नंबर्स हमने नहीं लिखा है एनसीईआरटी में। तो 14 ड्रेनेज बेसिन है जो मेन है, उसमें हम देख सकते हैं जैसे गंगा हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, कृष्णा, नर्मदा, तापी, माही, पन्नार, साबरमती, बराक, ये सब मेजर रिवर्स हैं। मीडियम रिवर्स कौन सी हैं, ये है पेरियर, मेघना, कालीन नदी, ठीक है। और माइनर रिवर्स कौन सी है, जहाँ पे कम बारिश हो रही है ना, वहाँ पर जो कम कैचमेंट एरिया को सर्व करिए, वो गई माइनर रिवर्स। हमने देखा कि मोड ऑफ ओरिजिन, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर जो हमने डिवीजन तो कर दिया है हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स के अंदर, पर इसमें एक प्रॉब्लम है। क्या है वो प्रॉब्लम, कि अगर हम देखने जाए तो जो चंबल, बेटवा, सोन, ये वाली जो रिवर्स हैं, ये हिमालयन रिवर्स से तो काफ़ी ज़्यादा ओल्ड है, ठीक है। तो हम इसको इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, बट इसी को हम सबसे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन मानते हैं, इसलिए हम इसी के बेसिस के ऊपर हम क्लासीफाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम हिमालयन ड्रेनेज को देखते हैं। हिमालयन ड्रेनेज के अंदर 3 सिस्टम है, द गंगा, द इंडस एंड द ब्रह्मपुत्र। अब पहले देखते हैं कि हिमालयन ड्रेनेज का ओवरऑल, मतलब इन सभी का, गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र, इन सभी के कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनको देख लेते हैं। ये रिवर्स क्या है, पेरेनियल रिवर्स है। इसका मतलब इनमें हर टाइम पानी रहेगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि इनका जो सोर्स है ना, वो आ रहा है ग्लेशियर से। ग्लेशियर से जब सोर्स आ रहा है ना, इसका मतलब वहाँ पे स्नो मेल्ट हो रही है, तो वहाँ पे देखिए स्नो की तो कोई कमी है नहीं, तो वो कभी ख़त्म तो होने वाली है नहीं, तो मेल्ट आ रहा है, मतलब फॉर द टाइम बिंग, हम अभी की बात कर रहे हैं। तो लगातार पीछे से स्नो आ रहा है, पानी आ रहा है, ठीक है। और बाकी जो बचा कुचा है वो प्रेसिपिटेशन यानी कि बारिश। तो मेल्टिंग ऑफ स्नो और प्रेसिपिटेशन यहाँ से इनका सोर्स है, इसलिए पेरेनियल रिवर है जो हिमालयन रिवर्स है। ये जो है डीप गॉर्ज बनाती है। गॉर्ज के देखने के लिए सेकंड चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, या आप उसकी वीडियो देख लीजिए, ठीक है। तो ये डीप गॉर्ज कैसे बनता है, जब वो मतलब नदी बहती है तो वो इरोजनल एक्टिविटी करती है, इसका मतलब वो इरोजन कर रही है। साइमल्टेनियसली हमें पता है इंडियन प्लेट, ये भी आपको सेकंड चैप्टर में देखना पड़ेगा कि किस तरीके से इंडियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट टकराई थी और हिमालयस बने थे, और अभी वो हिमालयस कंटिन्यूसली अपलिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो हिमालयस का भी अपलिफ्ट होना और साथ में इरोजन होना लगातार, तो इनके कारण डीप गॉर्जेस भी बन रहे हैं। उसके अलावा वी शेप्ड वैलीज भी मिलती है यहाँ पे, वाटरफॉल्स भी मिलते हैं और रैपिड्स भी मिलते हैं। ये सब क्या है, ये सब के सब हमको सेकेंड चैप्टर के अंदर पता चल गया था। हमने आराम से एक एक को डायग्राम बना के भी देख लिया था कि ये सब क्या होता है। तो यहाँ पर हम इसको दोबारा डिस्कस नहीं करते, इसके आप सेकेंड चैप्टर का वीडियो देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हिमालयन जो ड्रेनेज सिस्टम है उनकी कैरेक्टरिस्टिक है। यहाँ पे हमको रैपिड्स, वाटरफॉल, वी शेप्ड वैली, डीप गॉर्जेस, ये सब मिलेगा इस माउंटेनियस कोर्स में। जब वो नदी माउंटेन में बह रही है ना,
हिमालयन ड्रेनेज, तो वहाँ पर हमें ये सब मिलेगा। जब वो नदी प्लेन्स में आ गई है तो वहाँ पर हमें फ्लैट वैलीज, ऑक्सबो लेक्स, फ्लड प्लेन्स, ब्रेडेड चैनल्स, डेल्टास, ये सब मिलेगा। ये सब क्या है, ये सब भी हमें सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कि ऑक्सबो लेक क्या होते हैं, ब्रेडेड चैनल्स क्या होते हैं, डेल्टास क्या होते हैं, सब हमने पढ़ रखा है। अब हम देखते हैं कि प्लेन्स में क्या होता है। ये आना स्ट्रॉन्ग मेंडरिंग शो करती है। मेंडरिंग मतलब ये वाला कोर्स, ये मेंडरिंग टेंडेंसी होती है और इसलिए वो फटाफट अपना जो कोर्स है, अपना जो वे है, वो भी चेंज करती रहती है। इसके अंदर रिवर कोसी जो है, ये इसको जाना जाता है कि ये बहुत फ्रिक्वेंटली ना अपना कोर्स चेंज करती है, इसलिए इसको सोरो ऑफ बिहार बोलते हैं। ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है कि मान लीजिए नदी आ रही है, ठीक है, इसके साथ खूब सारे सेडिमेंट्स हैं, तो एकदम से ये सेडिमेंट से ये ब्लॉक हो गया, यहाँ पे ये भर गया एरिया, तो ये नदी क्या है, यहाँ की जगह यहाँ से बहने लग गई। ठीक है, यहाँ सेडिमेंट्स हो गए, यहाँ की जगह यहाँ से बने, मतलब ये अपना कोर्स चेंज करती रहती है। अब जब कोर्स चेंज होगा, मान लीजिए नदी है, इसके आसपास कुछ सेटलमेंट्स थी, नदी यहाँ की जगह शिफ्ट होकर यहाँ आ गई, तो उन पे अफेक्ट होगा, मतलब फ्लड आ जाएगा एक तरीके से, तो इसलिए इसको सोर ऑफ बिहार बोलते हैं। या फिर मान लीजिए कोई एग्रीकल्चर लैंड है तो वो डिस्ट्रॉय हो गया, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है इसके कारण। ये जो कोसी है ये फ्लोज थ्रू तिब्बत, नेपाल एंड इंडिया। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं कि ये हिमालयन ड्रेनेज, इसका एवोल्यूशन कैसे, मतलब ये कैसे बनी, ये जो नदियाँ, ये सारी जियोलॉजिस्ट जो हैं वो मानते हैं कि एक बहुत बड़ी रिवर थी। ठीक है, जो पूरा हिमालयाज़ को और जो असम से लेके पंजाब तक का सारा एरिया है एंड ऑनवर्ड्स टू सिंध, मतलब आप ये मानिए कि यहाँ असम है, यहाँ पंजाब है, यहाँ सिंध है, मतलब पूरा एरिया पूरा के पूरा यहाँ पे एक मेजर रिवर बहा करती थी ड्यूरिंग द मायोसीन पीरियड, कुछ 5 से 24 मिलियन ईयर्स अगो, जिसको शिवालिक या इंडो ब्रह्मा उस रिवर का नाम दिया है। ठीक है, अब इसको सपोर्ट कैसे करते हैं, कैसे कहते हैं भी यहाँ पे रिवर थी, किस बेसिस पे कह सकते हैं, क्योंकि अगर हम देखें जो शिवालिक जो है ना वो कंटिन्यूस है, जो माउंटेन्स वो कंटिन्यूस चल रहे हैं, और इनका जो ओरिजिन है, मतलब ये कैसे बने थे, लेकोस्ट्रीन ओरिजिन है, मतलब लेक से ओरिजिनेट हुए हैं कि वो सेडिमेंट्स बन के और फिर उससे, और यहाँ पर एलुवियल डिपॉजिट्स भी हैं, काफ़ी मिलते हैं, मतलब सैंड, सिल्ट, क्ले, बोल्डर, ये सब मिलता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमें शो करिए कि मतलब यहाँ पर ना एक बहुत माइटी रिवर हुआ करती थी जिसका नाम था इंडो ब्रह्मा या शिवालिक। लेकिन टाइम के साथ क्या हुआ, प्लिस्टोसीन के टाइम पे क्या हुआ, जो हिमालयस हैं वो बने और साथ में पोटवार प्लेट्यू जो है वो बना। अब उनका अपलिफ्टमेंट होने के कारण एक वाटर डिवीजन हो गया, जैसे वो अपलिफ्ट हुए ना, वो वहाँ से कुछ उठा, तो दो चीज़ें थी, मतलब एक चीज़ ऐसी थी, जब बीच से कुछ उठा तो ये दोनों ना डिवाइड होकर अलग अलग हो गई, तो एक वाटर डिवाइड बन गया इंडस और गंगा के बीच में। ठीक है, अब जो ये जो इंडो ब्रह्मा रिवर थी जिसकी हम बात कर रहे थे, तो ये 3 पार्ट में अलग हो गई। एक तो होगी द इंडस और इसकी 5 ट्रिब्यूटरी जो कि वेस्टर्न पार्ट में है, गंगा और इसकी हिमालयन ट्रिब्यूटरी जो कि सेंट्रल पार्ट में है, और ब्रह्मपुत्र जो असम में है, और हिमालयन ट्रिब्यूटरी जो ईस्टर्न पार्ट में। ये हम आगे हम डिटेल में एक एक को पढ़ने वाले हैं कि इंडस का क्या सिस्टम है, गंगा का, ब्रह्मपुत्र का। उसके अलावा एक गैप बन गया मालदा गैप, जो कि राजमहल हिल्स और मेघालय प्लेट्यू के बीच में, ये भी हमने पहले पढ़ा है फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में। तो उसमें देख सकते हैं ये मिड प्लिस्टोसीन टाइम के अंदर बना था। ये जियोलॉजिकल टाइम पीरियड क्या होता है ये सब फिजिकल ज्योग्राफी में देखेंगे। अब ये जो मालदा गैप है ना, इसके कारण गंगा और ब्रह्मपुत्र सिस्टम जो है वो अलग हो गए, डाइवर्ट हो गए बे ऑफ बंगाल की तरफ। मतलब अब ये अलग अलग सिस्टम हो गए, एक इंडस का, एक गंगा का और एक ब्रह्मपुत्र का। अब हम इन सारों को अलग अलग से पढ़ेंगे। सबसे पहले जो हम रिवर सिस्टम हिमालयन देख रहे हैं, इसके अंदर सबसे पहले हम देख रहे हैं इंडस रिवर सिस्टम। ठीक है, ये मतलब पूरे वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट मतलब रिवर सिस्टम है। इसका टोटल अगर हम एरिया देखें तो 11,65,000 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है, और इंडिया में 3,21,289 स्क्वायर किलोमीटर आता है। टोटल लेंथ जो है इसकी 2,880 किलोमीटर, इंडिया में 1,114 किलोमीटर जो है इंडिया के अंदर आता है। इसको सिंधु रिवर भी बोलते हैं। अगर आपको पता हो, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि हिंदू नाम कैसे पड़ा, हिंदू नाम सिंधु से ही आया था, बिकॉज पर्शियन दे इसको प्रोनाउंस करते थे, दे प्रोनाउंस्ड इट हिंदू, सिंधु को, तो फिर वहाँ से सिंधु से हिंदू, जो कि मैंने पढ़ा है, मेरे ख्याल से यही होना चाहिए बिल्कुल। उसके बाद ये जो है, ये सबसे हिमालयन जो रिवर्स हैं उनकी सबसे वेस्टर्न मोस्ट रिवर है वो है इंडस सिस्टम। ठीक है, अब हम देख लेते हैं ज़रा इंडस रिवर को मैप पे ज़रा जूम इन करते हैं और देखते हैं कि जो तिब्बत रीजन है वहाँ पर एक ग्लेशियर है बोकारचू, इसका नाम हमें याद रखना है, बोकारचू। ठीक है, कैलाश रेंज के अंदर, कैलाश पर्वत तिब्बत एरिया में कैलाश पर्वत है। ठीक है, तो वहाँ पे एक ग्लेशियर है बोकारचू, मान लीजिए यहाँ पर ग्लेशियर है, यहाँ से ये नदी एट द हाइट ऑफ 4,164 मीटर पे ये नदी निकल रही है। ये कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। तिब्बत में जो है इंडस को सिंगी खम्बन भी बोलते हैं, जिसका मतलब होता है लॉयंस माउथ। अब ये जो नदी है, जो इंडस रिवर है, यहाँ से निकल के कहाँ गई, नॉर्थ वेस्ट में चली गई।
ठीक है। फिर ये उसके बाद इंडिया जब एंटर कर जाती है, फिर देखिए लद्दाख रेंज है और जास्कर रेंज है, इसके बीच से निकल रही है। यहाँ पर एक नदी भी आके लग रही है, जास्कर नदी। थोड़ा आगे जाएंगे, लद्दाख को क्रॉस करेगी, यहाँ से जो है वो एक नदी आ रही है, शौक नदी, और एक यहाँ पर है नुब्रा नदी जो इसमें आके मिल रही है। फिर थोड़ा और आगे जाएगी, बाल्टिस्तान एरिया में जाएगी और वहाँ पर एक गॉर्ज बना रही है ये। यहाँ पर एक रिवर और आके ऐड हो रही है जो कि है गिलगिट। फिर गिलगिट जो जम्मू कश्मीर में, उसको क्रॉस करिए, फिर अटक के पास ये आगे आ रही है। यहाँ पर काबुल रिवर, अटक के पास काबुल रिवर आके मिल रही है। फिर टोची और कोमल ये दो रिवर है, कुर्रम रिवर आ रही है इसमें, ठीक है। ये सब पाकिस्तान में एंटर कब करती है इंडस, ये एरिया है नियर चिल्लास इन तर्दिस्तान रीजन, वहाँ से पाकिस्तान में एंटर कर गई। और फिर आगे एक पॉइंट है जहाँ पे पंचनाद बनाती है। पंचनाद मतलब 5 रिवर आके मिलती है इसमें, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलुज। ये मिठानकोट एक जगह है, उसके थोड़ा सा ऊपर है, वहाँ पे है पंचनाड। और फिर कराची के ईस्ट के अंदर, वहाँ पे ईस्ट ऑफ कराची ये जाके अरेबियन सी में मिल जाती है। इसको मैं इरेज कर देती हूँ ताकि आपको सारा की सारा एकदम इसके ऊपर मैप आ जाए। अब हमें सारा समझ आ गया है कि इंडस रिवर, कि इंडस रिवर कैसे कैसे आती है, ये हमें मैप में याद हो गया। अब हम ये देख रहे हैं कि हिमालयन ट्रिब्यूटरीज, इसकी हम ट्रिब्यूटरीज देख रहे हैं। तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, वो हैं द खुर्रम, टोची, कोमल, विबोआ एंड सांगर। उसके अलावा हिमालयन ट्रिब्यूटरीज भी है, शोक, गिलगिट, जास्कर, नुब्रा, हुंजा, शिकार, कास्टिंग एंड द्रास। ये ऑन मैप लिखा है, ये मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा कि आप इसको मैप के ऊपर लोकेट भी कर सकते हैं। जैसे कुछ रिवर्स मैंने यहाँ पे बताई है, गिलगिट है, नुब्रा है, शोक है, जास्कर है, काबुल, खुर्रम, टोची, कोमल, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलुज। तो ये सारी जो हैं इनको आप मतलब इनके साथ इन ये वाली रिवर्स को भी ऐड कर सकते हैं, या फिर इनको सीधा नेम से भी लर्न कर सकते हैं, बिकॉज बहुत सारी हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं, फिर हम झेलम रिवर के ऊपर फोकस करते हैं जो इंडस की एक ट्रिब्यूटरी है। ये इसके लिए हमें ये वाला डायग्राम देखना पड़ेगा। इसमें क्या है, जो पीर पंजाल है ना, एट द फुट ऑफ पीर पंजाल, वहाँ पे एक वेरीनाग स्प्रिंग है, ठीक है। ये पहाड़ों की वेरीनाग स्प्रिंग है, यहाँ से ये नदी निकल रही है, झेलम रिवर, ठीक है। यहाँ से ये निकली, वुलर लेक में गई, श्रीनगर वुलर लेक की एरिया इसने क्रॉस किया, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ से ऐसे गई, गॉर्ज बनाया और पाकिस्तान एंटर कर गई, ठीक है। ये झेलम नदी आगे जाके चनाब में मिल जाएगी, झांग एक जगह उसके पास पे, जे से झेलम, जे से झांग याद रखना, और झांग पे जाके ये चनाब में मिल जाएगी। और ये कौन सा एरिया, ये है साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ कश्मीर, जहाँ पे पीर पंजाल के फुट से जहाँ से निकलती है वेरीनाग स्प्रिंग। तो ये हो गई झेलम, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं चनाब। चनाब जो है ना, वो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है इंडस की, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है इंडस की, और इसको चंद्रभागा भी बोलते हैं, बिकॉज 2 नदियां हैं, एक है द चंद्र और एक है द भागा, जो 2 जगह से निकलती है। और ये दोनों आके एक जगह पे मिल जाती है, जो कि हिमाचल प्रदेश किलोंग के पास है, तांडी, वहाँ पर ही आके मिलती है। फिर ये टोटल 1180 किलोमीटर ट्रैवल करती है बिफोर एंटरिंग पाकिस्तान। उसके बाद ये पाकिस्तान एंटर करती है, फिर चनाब आगे जाती है। और चनाब वो रिवर है जिसमें झेलम आके मिली थी, कहाँ पर, कौन सा पॉइंट था वो, झांग पे, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट रिवर हम जो ट्रिब्यूटरी रावी रिवर के बारे में बात करते हैं। तो ये जो है ना, ये रोहतांग पास आपने सुना होगा, हिमाचल प्रदेश में काफ़ी फेमस है, कुल्लू हिल्स के पास है रोहतांग पास, वहाँ से ओरिजिनेट करती है, उसके वेस्ट से, ठीक है। उसके बाद ये चंबा वैली के अंदर फ्लो करती है, और फिर ऊपर इसके पीर पंजाल रेंज है और नीचे धौलाधर रेंज है। वहाँ से फिर ये थोड़ा आगे जाएगी, इन दोनों के बीच में से निकलते हुए पीर पंजाल धौलाधर के आगे से, और ये पाकिस्तान एंटर कर जाती है। पाकिस्तान एंटर करने के बाद ये रावी रिवर आगे जाके चनाब को ज्वाइन करेगी, कहाँ पे, सराय सिद्धू के पास, ठीक है, सराय सिद्धू के पास। और झेलम कहाँ कर रही थी, झांग के पास। और अब हम आगे चलते हैं, वो है व्यास और सतलुज, ये दोनों में इकट्ठे देखेंगे, ये भी इंडस की ट्रिब्यूटरीज हैं। जो सतलुज है वो एक एंटीसीडेंट रिवर है, एंटीसीडेंट रिवर आगे बहुत बार यूज़ होने वाला है। तो एंटीसीडेंट रिवर क्या होती है, एंटीसीडेंट रिवर वो होती है जब उसके आसपास का जो एरिया है ना वो अपलिफ्ट हो जाता है, और रिवर जो है अपने ओरिजिनल स्लोप पे रहती है, कटिंग थ्रू द अपलिफ्टेड पोजीशन, ठीक है। मतलब एक एरिया उठ गया, आसपास का एरिया अपलिफ्ट हो गया, रिवर बह रही थी और वो उसी पे बहती है, और जो अपलिफ्टेड पोर्शन है ना उसको कट थ्रू करती है, ठीक है। सराउंडेड एरिया गेट्स अपलिफ्टेड, आसपास के एरिया खड़ा हुआ, रिवर वहीं रही, रिवर अपने ओरिजिनल स्लोप पे रही, और जो पोर्शन अपलिफ्ट हुआ ना उसको काट के आगे बढ़ गई। अब देखते हैं, ये एंटीसीडेंट रिवर हो गई, ठीक है। तो सतलुज वो है, यहाँ पे सतलुज के लिए भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट जो काफ़ी फेमस हमने सुना, तो वो सतलुज रिवर पे है। तो अब हम देख लेते हैं व्यास रिवर, ये वाला डायग्राम ध्यान से दिखते हैं, ठीक है। ये व्यास कुंड है एक, ये देख लीजिए, मान लीजिए व्यास कुंड है, रोहतांग पास के पास, ये 4000 मीटर की हाइट पे, यहाँ से ये निकलेगी, कुल्लू वैली के थ्रू फ्लो करती है, ठीक है। और फिर यहाँ पे गॉर्ज बनाएगी एट काटी एंड लारकी
इन धौलाधर रेंज। ब्यास ये रिवर का नाम है। गॉर्ज बनाएगी काटी और लारकी पे धौलाधर रेंज, ये जो माउंटेन से बने हुए धौलाधर रेंज दिखाई है। उसके बाद ये रिवर पंजाब प्लेन्स में एंटर कर जाती है और ये हरिके के पास जाके सतलुज में मिल जाती है। सतलुज जो है वो कहाँ से आई है, वो मानसरोवर के पास 4555 मीटर के ऊपर तिब्बत में राक्षस ताल है। ठीक है, राक्षस ताल है इंडस के पैरेलल, इंडस जो है उसके पैरेलल चलेगी। इसको लंचन खम्बम बोलते हैं तिब्बत में इस रिवर को, सतलुज को। फिर ये ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर जो है 400 किलोमीटर इंडस के पैरेलल चली और फिर ये इंडिया को एंटर कर गई। इंडिया एंटर करने के बाद इसने रोपड़ में गोर्ज बनाया, शिपकिला के थ्रू पास हुई और फिर पंजाब प्लेन्स में एंटर गई और हरिके पे जाके इसमें व्यास मिल गई और फिर आगे जाके ये सतलुज रिवर जो है इसके अंदर चनाब आके मिल जाएगी, चनाब आके मिल जाएगी इसमें, जिसमें झेलम और रावी रिवर पहले मिल चुकी है। तो ये पूरा जो है इसको भी मैं इरेज कर देती हूँ तो ईजी हो जाएगा। आप लोग इसे देख लेना कि ये इस डायग्राम से आप इजीली याद कर सकते हैं रिवर्स को। उसके बाद हम आगे देखते हैं, अब हम आ जाते हैं गंगा सिस्टम के ऊपर। तो ये गंगा सिस्टम का एक मैप है। तो यहाँ से हम देखते हैं ये जो गंगोत्री ग्लेशियर है ना, जो गौमुख उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड के अंदर, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के अंदर गौमुख के पास है गंगोत्री ग्लेशियर 3900 मीटर की हाइट पे। यहाँ से नदी निकलती है जिसका नाम है भागीरथी और वो सेंट्रल हिमालय और लेसर हिमालय को क्रॉस करेगी। इधर से एक नदी आ रही है जो है अलकनंदा, ये दोनों मिलती है कहाँ पर, देवप्रयाग पर। फिर ये आगे जाके फिर ये साउथ की तरफ जाती है। उसके बाद ये साउथ के बाद कहाँ जाती है, साउथ ईस्ट की तरफ। और उसके बाद फिर ये ईस्ट में ट्रैवल करेगी और फिर आगे जाके पद्मा और भागीरथी दो में डिवाइड होकर फिर बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। सागर आइलैंड के पास ये बे ऑफ बंगाल एंटर करती है। अभी बाकी सब क्या है, बाकी सब जो है वो इसकी मतलब ट्रिब्यूटरीज है, इनके बारे में पढ़ते हैं। और जो ये अलकनंदा है वो कहाँ से निकल रही है, वो निकल रही है सतोपथ ग्लेशियर अबव बद्रीनाथ, बद्रीनाथ के ऊपर सतोपथ ग्लेशियर से निकल रही है। ठीक है, अब इसकी यहाँ पे देखते हैं कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज है। यहाँ से पहले आ गई रामगंगा, ठीक है, ये यहाँ पे आके मिल गई। इनको हम अलग से देखेंगे, एक एक ट्रिब्यूटरी को कहाँ से निकल रही है, कितना ट्रेवल कर रही है, कैसे आ रही है। एक बार नाम देख लेते हैं, रामगंगा, गोमती, घग्गरा, गंडक, कोसी एंड महानंदा। यहाँ पे काली रिवर भी है जो आके घाघरा में मिल रही है। और इस तरफ देखेंगे तो यमुना एंड देन सोन और दामोदर, ये तीन हैं। ठीक है, अभी इनको एक एक को डिटेल में पढ़ते हैं। उससे पहले यहाँ पर एक और डायग्राम इसको देख लेते हैं कि जो एक दो रिवर्स है धौली और विष्णुगंगा, ये आके मिलेगी जोशीमठ पे या फिर विष्णुप्रयाग। यहाँ पे तीन प्रयाग है, विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग और रुद्रप्रयाग। ठीक है, तो बिल्कुल क्वेश्चन हो सकता है कि क्या क्या मतलब कौन सी रिवर्स आके मिल रही है। तो विष्णुप्रयाग पे तो एक तो विष्णु रिवर है और एक धौली है। मान लीजिए धौली है तो धौली एंड विष्णुगंगा आके मिल रही है जोशीमठ या विष्णुप्रयाग पे। अब इसके अंदर आके मिलेगी पिंडार रिवर कर्णप्रयाग पे और मंदाकिनी या काली गंगा आके मिलेगी रुद्रप्रयाग पे। ठीक है, तो ये सारे हमें बिल्कुल याद रखने की। कर्णप्रयाग पे पिंडार रिवर, मान लीजिए कि जो कर्ण था उसके टाइम पे कोई पिंड दान किया, मतलब कुछ भी इससे याद करिए। कर्णप्रयाग पे पिंडार रिवर और रुद्रप्रयाग पे मंदाकिनी रिवर। उसके बाद हम देखने की बिल्कुल गंगा रिवर सिस्टम जो है वो लार्जेस्ट है, इंडिया का 2525 किलोमीटर का है। ये कौन कौन से स्टेट्स हैं जिनमें से निकलती है, उत्तराखंड, यूपी, बिहार एंड वेस्ट बंगाल और सबसे ज़्यादा यूपी में से 1450 किलोमीटर। उसके बाद हम देखेंगे वेस्ट बंगाल 520 किलोमीटर, फिर बिहार 445 एंड उत्तराखंड 110 किलोमीटर। टोटल एरिया 8.6 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया इंडिया का ये कवर करती है। तो चलिए अब हम देखते हैं ना जो गंगा की अलग अलग ट्रिब्यूटरी सबको वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यमुना को। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम जूम इन कर लेते हैं, यमुना के ऊपर फोकस रखते हैं। ये यमुना, तो यमुनोत्री ग्लेशियर जो है ना बंदरपुर रेंज है 6316 मीटर होना चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर उसके जो वेस्टर्न स्लोप्स हैं इस रेंज के, वहाँ पर है यमुनोत्री ग्लेशियर और वहाँ से निकलती है हमारी यमुना। यमुना इसकी कुछ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है और कुछ राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। राइट बैंक वाली पहले देख लेते हैं। राइट बैंक में आती है चंबल, सिंध, बेटवा एंड केन। इसे हमें इस ऑर्डर में भी याद रखना होगा साथ में कि सबसे पहले चंबल नदी आती है। चंबल की घाटियां बहुत सुना होगा, तो ये यमुना रिवर में आके मिलती है। ठीक है, इसके पहले अगर हम चंबल को देखें तो यहाँ पे गांधी सागर डैम है। ये जो मालवा प्लेट्यू है हमारा मध्य प्रदेश के अंदर माहो के पास, वहां से निकलती है ये चंबल। ये नॉर्थ की तरफ जाती है, फिर गांधी सागर डैम कोटा ये बनता है और फिर जाके यमुना में मिलती है। इसके अंदर दो रिवर हो रहा है, यहाँ से काली सिंध आ रही है और पार्वती आ रही है। ठीक है, तो उसके बाद हमने देखा ये कि चंबल, फिर है सिंध,
फिर है बिटवा और केन। जैसे सुना होगा ना हमने ये लैंग्वेज की, और बिटवा क्या हाल है, तो ये सब यमुना के आसपास चल रहा है। ठीक है, यमुना के तट पर बैठे लोग बात कर रहे हैं कि और बिटवा क्या बात है, सिंध की बात कर रहे हैं, चंबल चंबल की घाटियां देख रहे हैं, वहां पर डाकू घूम रहे हैं। ठीक है, और एक केन है। तो ये सब हमें याद रखना होगा कि यमुना की कौन सी, चंबल, सिंध, बिटवा, केन। और ये इसी ऑर्डर में याद रखना होगा कि पहले आ रही है, फिर ये, मतलब नॉट टू, मतलब ये जो जा रही है साउथ की तरफ, या हम कह दें कि वन बाय वन आगे आगे यमुना के अंदर कौन कौन मिल रही है, तो यहाँ से स्टार्ट हो रही है। अगर हम लेफ्ट बैंक देखें तो इसमें मुझे ये राइट ऑर्डर नहीं मिला। ठीक है, बट एक सिर्फ लर्न करने के लिए यहाँ पे मैंने इनको मेंशन कर दिया कि चार हैं जो एनसीईआरटी में मेंशन है, हिंडन, रिंड, सेनकर और वरुण। इसमें पहले कौन सी आ रही है, दूसरी कौन सी आ रही है, ये ऑर्डर हो सकता है अलग हो, ये वाला ना हो। तो इसे हम सिर्फ इसके नाम याद कर रहे हैं कि हिंडन, रिंड। तो हिंडन के अंदर से ही रिंड नाम आ जाएगा, IND यहीं से ले लीजिए, इसके आगे आर लगा दीजिए। तो हिंदन, अरिंद, सेनकर और वरुणा, ये जो है ये यमुना की है। तो अब फाइनली जो यमुना है आके प्रयाग, इलाहाबाद जो है वहां पर आकर गंगा में मिल जाती है, हमारी गंगा है जो जा रही है। फिर हम सोन रिवर की बात करते हैं। तो अमरकंटक प्लेट्यू जो हमने पढ़ा था, बिल्कुल उसके एज पे बहुत सारे वाटरफॉल बनाती है ये। ठीक है, एकदम प्लेट्यू से नीचे आएगा तो वाटरफॉल बनेगा। फिर ये सोन रिवर है, ये अर्रा पटना के वेस्ट में जाके ये गंगा में जाके मिल जाती है, सोन रिवर। फिर यहाँ पे छोटा नागपुर प्लेट्यू है, इसका अगर हम ईस्टर्न एज देखें तो ईस्टर्न एज पे यहाँ से स्टार्ट हो रही है हमारी दामोदर रिवर, और ये रिफ्ट वैली में फ्लो कर रही है। इसको सौर ऑफ बंगाल, हमने पहले क्या पढ़ा था, सौर ऑफ बिहार पढ़ा था, ये सौर ऑफ बंगाल की अगर हम बात करें तो इसको सौर ऑफ बंगाल बोलते हैं। ये आगे जाके हुगली रिवर ज्वाइन करती है, ये हुगली रिवर है। इसकी मेन ट्रिब्यूटरी है बराकार, ये भी हम याद रख सकते हैं। बराकार कौन सी है, दामोदर की। जैसे दामोदर हमने बहुत सुना होगा, ये वर्ड वेस्ट बंगाल से ही रिलेटेड है। तो दामोदर रिवर वेस्ट बंगाल में, ये हमें याद रखना है। ठीक है, मतलब वेस्ट बंगाल वाले एरिया में है, क्योंकि आगे जाके हुगली रिवर से मिल रही है। और ऊपर जो है ये महानंदा रिवर है। ये हम देखें कि ये जो लास्ट है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में सबसे लास्ट वाली है, वो है महानंदा। ये दार्जिलिंग हिल्स से निकलती है और वेस्ट बंगाल के अंदर ये जाके ज्वाइन कर देती है गंगा को। फिर एक नदी है यहाँ पर जो है कोसी नदी। इसको सेंट्रल हिमालय क्रॉस करने के बाद ये इसको तैमूर कोसी और सोन कोसी जो है, ये दो रिवर यहाँ पे आके मिल रही है सेंट्रल हिमालय क्रॉस करने के बाद। ये शुरू कहाँ से हो रही है, स्टार्टिंग से हम ये चीज देखते हैं कि जो माउंट एवरेस्ट है, ये माउंट एवरेस्ट मान लीजिए, इसके नॉर्थ से यहाँ से ये शुरू हो रही है, ये आ रही है यहाँ पे। इसको अरुण नाम से बोला गया है रिवर को। फिर ये जब आगे जाएगी और जब ये सेंट्रल हिमालय क्रॉस कर देगी ना, तो यहाँ पे सनकोसी, वेस्ट में आके सनकोसी मिल रही है इसमें, सॉरी, ठीक है, वेस्ट में आके सोनकोसी और ईस्ट से तैमूर कोसी इसमें आके मिल रही है, और फिर इसको हम कोसी बोलेंगे। ये भी एंटीसिडेंट रिवर, एंटीसिडेंट रिवर याद किया, आपको याद है हमने क्या पढ़ा था कि अपलिफ्ट हो गया आसपास के एरिया पर, रिवर अपने स्लोप पे बह रही है और जो अपलिफ्टेड एरिया उसको कट करके आगे बहेगी, और इसको सप्तकोसी भी कहते हैं। ये आगे जाके गंगा में मिल जाती है। अब हम देखते हैं गंडक रिवर जो है, यहाँ पे जो है धौलागिरी एक रेंज है और माउंट एवरेस्ट है, इन दोनों के बीच में से जो है ये निकलेगी। इसको त्रिशूल गंगा भी बोलते हैं। फिर ये आगे जाके ये इंडिया में एंटर करती है, चंपारण डिस्ट्रिक्ट बिहार, जहाँ पे इसका गंडक रिवर है। ठीक है, और काली गंडक भी हम इसको, यहाँ पे ये दो रिवर है, त्रिशूल गंगा और काली गंडक, जिनसे मिलके ये आगे जाके गंडक बन रही है। ठीक है, तो हमने एक बार फिर से देखते हैं गंडक रिवर को। एक रिवर है काली गंडक, एक है त्रिशूल गंगा, वो दोनों आके कंबाइन हो रही है, धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट के बीच में से बह रही है। फिर ये इंडिया के अंदर ऐसे एंटर की, चंपारण डिस्ट्रिक्ट बिहार के पास, और आगे जाके ये सोनपुर, पटना के पास सोनपुर है, वहां पे जाके ये किससे मिल गई, गंगा से। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट रिवर देख लेते हैं, वो है हमारी घग्गर रिवर। ये यहाँ से शुरू हो रही है, एक मापचा चंगो जो है ग्लेशियर है। ठीक है, यहाँ पे कुछ ट्रिब्यूटरीज भी हैं इसकी, तिल्ला, सेठी और बेरी। तो ये तिल्ला, सेठी, बेरी किसका है, घाघरा। मान लीजिए घाघरा, उसमें बहुत सारी प्लेट्स होती हैं, तो उसमें अलग अलग प्लेट्स का नाम है, तिल्ला, सेठी, बेरी। मतलब थोड़ा सा इसको गर्लिश टच देते हैं कि तिल्ला, सेठी, बेरी गर्लिश नाम है, घाघरे से रिलेटेड है। तो ये जो है ट्रिब्यूटरी है, ये मापचा चंगो के अंदर जो ग्लेशियर है यहाँ से ओरिजिनेट हुई। इसने एक गॉर्ज बनाया एट शीश पानी, शीश पानी पे गॉर्ज बना के ये अपने आगे चल पड़ी, जो रिवर है। यहाँ पे इसमें एक आगे काली रिवर आके मिलती है, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। ये है मिलाम ग्लेशियर, वो निकल रही है मापचा चंको, और ये है मिलाम, दोनों एम से है, याद रखिएगा। नेपाल हिमालय में एक ग्लेशियर है मिलाम, यहाँ से निकल के इसको गौरी गंगा, चौक, ठीक है, सरदा, सरयू, काली गंगा, काली रिवर, ये सब इसके नाम ही है। तो ये सब सेम ही रिवर है, आपको याद रखना होगा। ये सारी रिवर्स एक ही हैं, ये सभी नाम एक ही रिवर के हैं। और फिर ये आगे जाके किसमें मिल जाएगी, घग्गर रिवर में। तो
तो जो ये काली रिवर है, काली गंगा, सरदा, सरयू रिवर, ठीक है, ये कहाँ आके मिलती है? सरयू रिवर क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि सरयू क्यों इंपॉर्टेंट है। फिर आगे जाके ये घग्गर के अंदर मिलती है। उसके बाद एक है गोमती, इसके बारे में ज्यादा कुछ मेंशन नहीं किया गया एनसीईआरटी में, बस सीधा यहाँ पे आके मिल रही है। अच्छा, घग्गर कहाँ के मिलती है? छपरा पे जो एरिया है वहां पे आके गंगा में मिलती है, ये भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम अगला देख रहे हैं रामगंगा, जो है एक ही रह गई है। रामगंगा जो है गढ़सेन के पास गढ़वाल हिल्स है, वहां से निकल रही है। वहां से ये फिर साउथ वेस्ट आएगी, शिवालिक क्रॉस करने के बाद इसकी जो डायरेक्शन है वो साउथ वेस्ट हो जाएगी, और कन्नौज के पास यूपी में ये क्या करेगी? गंगा से मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा सारा जो है डायग्राम है। इसमें हमें ये याद रखना है कि जो यमुना है वो सबसे वेस्टर्न मोस्ट एंड लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है, आगरा कनाल को इरिगेशन के लिए फीड करती है, और जो चंबल है वहां पे चंबल रिवाइन्स के लिए काफी फेमस है, ठीक है। एक नमामि गंगे प्रोग्राम है जिसके बारे में एनसीईआरटी में थोड़ा बहुत दिया हुआ है। ये स्टार्ट हुआ था, एक इसको हम थोड़ा यहाँ शिफ्ट करते हैं, बिल्कुल, जून 2014 में ये स्टार्ट हुआ था, और ये कंजर्वेशन प्रोग्राम है, मतलब गंगा को बचाने के लिए उसको हम कंजर्व भी करेंगे, रिजुविनेट भी, मतलब वो दोबारा सही हो सके उसके लिए भी एफर्ट्स करेंगे। तो उसके बारे में, इसके बारे में आप अलग से पढ़ सकते हैं डिटेल में, इसमें यहाँ पे हम इतना ही ध्यान देंगे। उसके बाद हम आगे चलते हैं ब्रह्मपुत्र सिस्टम के ऊपर, जो नेक्स्ट सिस्टम है, गंगा से आगे चलते हैं ब्रह्मपुत्र सिस्टम। हमने इंडस सिस्टम देख लिया, गंगा सिस्टम देख लिया, अब ब्रह्मपुत्र सिस्टम देखते हैं। ये भी वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर है वर्ल्ड की। इसको जो है यहाँ से शुरू करते हैं, चेमायुंगतुंग ग्लेशियर। ये नाम कैसा है देखो, चाइनीज सा नाम है, तिब्बतन सा नाम है, क्योंकि तिब्बत से रिवर निकल रही है। ये कैलाश रेंज जो है उसके अंदर मानसरोवर लेक के पास ये चेमायुंगतुंग ग्लेशियर है, यहाँ से ये निकल रही है। यहाँ से ये पहले ईस्ट डायरेक्शन में बहेगी 1200 किलोमीटर के लिए, और ये जो 1200 किलोमीटर है ना, ये क्या ड्राई और फ्लैट एरिया है सदर्न तिब्बत में, ठीक है। तो ये उसमें से क्रॉस करिए, यहाँ पे इसका नाम है सैंगपो। सैंगपो का मतलब होता है द प्योरीफायर, ठीक है। उसके बाद जब ये इंडिया एंटर करेगी, कहाँ पे? सदिया एक जगह है, उसके वेस्ट से, अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है सदिया, उसके वेस्ट से ये इंडिया में एंटर करती है, और इसका नाम होता है सियांग या दिहांग, ठीक है। और ये नमचा बरवा है, ये वाला पर्वत, इसके पास जो है ये एक गॉर्ज भी बना रही है, डीप गॉर्ज, ठीक है। उसके बाद ये जो है एंटर कर गई, फिर यहाँ से ये जाएगी साउथ वेस्ट, ये जाएगी साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। यहाँ पर इसको दिबांग रिवर या फिर इसको सिकांग भी बोल सकते, इसका खुद का नाम था दिहांग, और जो आके मिल रही है वो है दिबांग या सिकांग, और एक है लोहित, ये दोनों आके मिल जाएगी। उसके बाद से इसका नाम हो जाएगा ब्रह्मपुत्र रिवर। फिर इसमें आके काफी सारी रिवर्स जो है मिल रही हैं, सिर्फ यहाँ से लेफ्ट साइड से दो ही हैं, बुरी दिहिंग और धनसिरी, और राइट साइड से हम देखें तो पहले सुबनसिरी, कामेंग, मनस, संकोश एंड देन तिस्ता, ये सब राइट साइड से हैं। ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ये 750 किलोमीटर ट्रेवल करेगी, उसके बाद ये दुबरी के पास से बांग्लादेश में एंटर कर जाएगी, और यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा जमुना। फिर ये और साउथवर्ड जाएगी, वहां पे पद्मा रिवर जमुना से मिलेगी, और फिर ये आगे जाके बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है, ठीक है। ये हमें याद रखना है, SKMS T, इसको हम SKMST, इसका आप कोई भी जो है शॉर्ट फॉर्म बना सकते हैं, और उसे हमें याद करना है पहले सुबनसिरी, कामेंग, मनस, संकोश और तिब्बत, सॉरी तिस्ता, वेरी सॉरी तिस्ता। तो ये जो है इसकी रिवर्स हो गई और ट्रिब्यूटरीज हो गई। अब रंगो सैंगपो क्या है? ये एक ट्रिब्यूटरी है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, जो तिब्बत में ही आके मिल जाती है सैंगपो रिवर में। और जो सुबनसिरी रिवर है, ये फर्स्ट वाली सुबनसिरी जो है, ये एंटीसीडेंट रिवर है। हमने देखा है कि एंटीसीडेंट रिवर क्या होती है, हमने देख लिया था। ब्रह्मपुत्र को क्यों जाना जाता है? इसके फ्लड्स के लिए, चैनल शिफ्टिंग के लिए और बैंक इरोजन के लिए। फ्लड्स हमें पता है क्या होते हैं, ये रिवर है, इसके अंदर पानी बह रहा है, और पानी इसके थ्रू मतलब बाहर निकल गया, सारी तरफ फ्लड आ गया, पानी पानी हो गया आसपास। चैनल शिफ्टिंग, ये रिवर एक अपने कोर्स में बह रही थी ऐसे, यहाँ पे मान लीजिए सेडिमेंट्स, इसने अपना चैनल शिफ्ट कर लिया और यहाँ से बहने लग गई, या और भी रीजन हो सकता है। बैंक इरोजन, ये है हमारी रिवर, ये इसके बैंक्स हैं, तो ये जब पानी ऐसे बहेगा इस डायरेक्शन में, तो बिल्कुल ये पानी इधर भी लगेगा, इधर भी लगेगा, अलग अलग डायरेक्शन में लगेगा, तो धीरे धीरे वो इस पे जो सेडिमेंट्स है, मिट्टी है, जो भी धीरे धीरे खुरेदेगी, तो बैंक इरोजन भी करेगी। दैट्स वाई मोस्ट ट्रिब्यूटरीज जो है वो काफी ज्यादा लार्ज होती है, मतलब धीरे धीरे इरोजन होगा तो वो लार्ज होगी साइज में, ठीक है। और बहुत सारे सेडिमेंट्स भी लेके आती है, बिकॉज ऑब्वियसली इरोजन हो रहा है तो सेडिमेंट्स भी लेके आ रही है अपने साथ, और काफी हैवी रेनफॉल होता है इस वजह से। अब हम उसके आगे चलते हैं, अब हम पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम को देखते हैं।
पेनिनसुलर ड्रेनेज, हमने जो इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र सिस्टम देखा वो हिमालयन ड्रेनेज का पार्ट था, और ये है पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम। ये हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम से भी ज़्यादा पुराना है, और इसका भी हमारे पास एविडेंस है। इसका एविडेंस क्या है कि जो वैलीज हैं, जो रिवर की वैलीज हैं, एक तो रिवर्स मैच्योर है ऑब्वियसली, जो है ज़्यादा पुरानी है, मैच्योर रिवर्स है। वो जो वैलीज है वो ब्रॉड है, काफ़ी चौड़ी है, लार्जली ग्रेडेड, शैलो है, मतलब ज़्यादा डीप नहीं है बिकॉज सेडिमेंट्स इकट्ठे हो चुके हैं वहाँ पे, और स्लोप भी ज़्यादा स्टीप नहीं है। अब वेस्टर्न घाट को हम देखते हैं। जो वेस्टर्न घाट है ना वो एक तरीके से वाटर डिवाइड है। किनके बीच में? वो रिवर्स, जैसे ये वेस्टर्न घाट्स हैं, इसके इस तरफ वाली रिवर जो अपना पानी है वो डिस्चार्ज करती है अरेबियन सी में, और इस तरफ वाली रिवर्स करती है बे ऑफ बंगाल में, तो एक तरीके से वाटर डिवाइड का काम करता है। दो रिवर्स है, नर्मदा है एंड तापी है, जो कि ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करती है, और बाकी मोस्टली रिवर्स, सभी नहीं करेंगे बट मोस्टली रिवर्स वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करेगी। जो पेनिनसुला उसका अगर नॉर्थ पार्ट देखे तो उसमें काफी सारी रिवर्स है, जैसे कि चंबल, सिंध, बेटवा, केन, सोन रिवर, जिनके बारे में हमने बात की थी, जो कि गंगा रिवर सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, पेनिनसुलर रिवर्स जो हैं, जो कि हमने पहले भी कहा था कि एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है कि जब हम डिवाइड कर रहे हैं हिमालयन रिवर सिस्टम में और पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम में, तो ये सब पेनिनसुला के नॉर्थ पार्ट में आती है, बट है ये हिमालयन रिवर सिस्टम का पार्ट। पेनिनसुलर रिवर्स जो है ना, इनका जो कोर्स है वो फिक्स होता है। जैसे अभी हमने देखा कि जो हिमालयन रिवर सिस्टम थी, काफ़ी सारी रिवर्स जो है वो ना अपना कोर्स चेंज कर रही थी और मियंडर्स भी बना रही थी इस तरीके से। तो यहाँ पे मियंडर्स भी नहीं बनेंगे, एक कोर्स भी फिक्स्ड होगा, और जो फ्लो है वाटर का वो भी नॉन पेरिनियल है, मतलब पानी सारे टाइम नहीं रहता है, तो बारिश होगी तभी पानी आएगा। इसमें कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि नर्मदा और तापी है, क्योंकि वो रिफ्ट वैली में से। अब रिफ्ट वैली क्या होती है ये भी हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, तो उसको आप अच्छे से देख सकते हैं, वो वीडियो देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये जो दोनों रिवर है ये रिफ्ट वैली में से फ्लो करती है, ये एक्सेप्शन है। उसके बाद हम देखते हैं कि इनका एवोल्यूशन कैसे हो। जैसे हमने हिमालयन रिवर का देखा था, तो इसके अंदर 3 स्टेप्स आएंगे। पहला स्टेप है, जो पेनिनसुला है ना, इसका जो वेस्टर्न पार्ट है, ये वाला वेस्टर्न पार्ट, ये सबमर्ज हो गया अर्ली टर्शरी पीरियड में, तो ये वाला पार्ट जो है ये पानी में चला गया, हिमालयस बने। जब नॉर्थ के अंदर हिमालयस बने ना, तो जो नॉर्दर्न पार्ट है हमारे पेनिनसुलर ब्लॉक का, ये वाला पार्ट, पेनिनसुलर ब्लॉक का नॉर्थ वाला पार्ट, यहाँ पे क्या हुआ, सबसिस्टेंस हुआ, मतलब कुछ पार्ट नीचे गया और फॉल्टिंग हुई। फॉल्टिंग क्या है ये भी हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था। फॉल्टिंग होने के कारण जो नर्मदा और तापी रिवर है वो इन फॉल्ट से फ्लो करती है, और जो ओरिजिनल क्रैक थे ना उनको धीरे 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 क्रैक्स को फिल करती है अपने सेडिमेंट्स से। जैसे ये क्रैक आ गया, तो मतलब था, उसके अंदर इसने लाके अपने सेडिमेंट्स डिपॉजिट कर दिए। तो अब इसके कारण जो है यहाँ पे हमें ज्यादातर एलुवियल डेल्टिक डिपॉजिट नहीं मिलते, क्योंकि ये वो क्रैक बनने पे लग गया। ठीक है, और ये फॉल्ट से मतलब फ्लो करती है। अब पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम के रिवर सिस्टम को देखते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं महानदी को। महानदी का जो 53% ड्रेनेज बेसिन है वो आता है एमपी में और छत्तीसगढ़ के अंदर, और 47% आता है उड़ीसा में। तो ये वो स्टेट्स है जहां से ये नदी निकलती है। अब इसका जो कैचमेंट एरिया वो ओवर 1.42 लाख स्क्वायर किलोमीटर। सभी जो रिवर्स है उनके बारे में कैचमेंट एरिया दे रखा है, उनके स्टेट्स दे रखे हैं, तो ये सब हमें एक बेसिक आइडिया देंगे कि ये नदी कहाँ से निकल रही है, कैसे। इनका मैंने आपको एक जनरल मैप बता दिया, बिल्कुल हर रिवर, एक एक रिवर का मैंने आपको डायग्राम बना के बताया है, ताकि ये एकदम दिमाग में बैठ जाए, एकदम याद हो जाए कि रिवर कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है। जैसे ही कोई क्वेश्चन है तो हमारे दिमाग में हमारा डायग्राम आए और हमें लगे हाँ ये रिवर तो यहाँ से निकल रही थी। ठीक है, स्टेट्स बिल्कुल हमें याद करने पड़ेंगे। एक बार हमें इंडिया के पॉलिटिकल मैप के ऊपर जब हम अपना पूरा रिवर सिस्टम देखेंगे तो उससे हमें स्टेट का भी आइडिया होने लगेगा। तो ये काम आपका है, मैं आपको रिवर्स का बिल्कुल पूरा मैप दूंगी, आप उसको पॉलिटिकल मैप से मैच कीजिए और देखिए कि किस तरीके से कौन कौन से स्टेट में से नदियां निकल रही है, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। अगर आप कहेंगे तो हम एक वीडियो स्पेशली रिवर का एक मैप पे या फिर कोई शॉर्ट्स बना के डाल देंगे। तो अब हम देखते हैं कि ये जो महानदी है ना, ये छत्तीसगढ़ के रायपुर डिस्ट्रिक्ट के जो है सिहावा एक एरिया है वहां से, उसके पास से निकलती है, और ये टोटल 851 किलोमीटर है। ये उड़ीसा में से निकलती है और आगे जाके बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं, ये आ गया हमारा पूरा मैप रिवर का। एक बार हम इसमें समझ लेते हैं कि ये है हमारा इंडस रिवर सिस्टम, ये हमारी इंडस रिवर जा रही थी। ठीक है, ये इंडस रिवर गई, ये झेलम रिवर आ गई, ये आके यहाँ पे चेनाब में मिल गई, रावी रिवर आई, चेनाब में मिली, चेनाब आगे जाके सतलुज में मिली, ये व्यास है, ये सतलुज है, और ये सब मिठानकोट के थोड़ा ऊपर पंचनाड जो है इंडस में मिल गया। ठीक है, फिर अगर हम एक जो वाटर डिवाइड, मतलब अगर हम एक डिवीजन बनाए, तो ये जो नदियां हैं, जैसे अगर हम ये डायग्राम बना लेते हैं, ये लाइन यहाँ से ऐसे गुजर रही है और ये लाइन ले लीजिए। तो ये जो हमने इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की है, आपको एनसीईआरटी में भी मैप मिल जाएगा, उसमें भी इस तरीके से आपको लाइन ड्रॉ की हुई है। हालांकि इसमें हमने कुछ और रिवर्स भी मेंशन किए जो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं की हुई, नेम जरूर मेंशन है बट मैप पे नहीं है। तो इस लाइन के इस तरफ देखेंगे तो ये सारी नदियां कहाँ अपना वाटर डिस्चार्ज कर रही है,
बे ऑफ बंगाल में। और इस लाइन के दूसरी तरफ जब हम देखेंगे तो ये वाली नदियाँ कहाँ जा रही है, अरेबियन सी में। तो यहाँ पर लूनी नदी हो गई, राजस्थान के अंदर है ये, ठीक है। फिर यहाँ पर साबरमती है, माही है, नर्मदा है, तापी है, और ये है पेरियार रिवर, ठीक है। और इस तरफ अगर हम देखें तो ये गंगा हो गई, यहाँ पर सुवर्णरेखा, ब्राह्मणी, बत्रनी, महानदी। यहाँ पर ये 3 रिवर्स है कि वेन गंगा, वर्धा और पेन गंगा, ये मिलके प्रणहिता बनाती है जो आगे जाके गोदावरी में मिलती है। उसके अलावा गोदावरी है, इसके अंदर ये मंजीरा है, ठीक है, सबारी है, कृष्ण रिवर है, भीमा, कृष्ण, तुंगभद्रा जो तुंगा और भद्रा से मिलकर बनी है, पन्नार है, पलार, पोन्यार, कावेरी, वैगई। ये सब रिवर्स के बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे, ये आपको सिर्फ एक मैप पे पहले बताया है। और फिर जब हम पढ़ेंगे धीरे धीरे तो आप इसको बैक करके हर एक रिवर की लोकेशन अच्छे से चेक कर सकते हैं, ताकि आपको एकदम सेट से याद हो जाएगा सारा मैप। अब हम आगे चलते हैं, हम देखते हैं गोदावरी रिवर। तो गोदावरी को एक बार मैप पे देख लो, ये देखो, ये है हमारी गोदावरी, ये यहाँ से आ रही है, ये निकल रही है, और ये अलग अलग जैसे प्रणहिता होगी, इंद्रावती, सबारी, मंचीरा, ये इसमें आके मिल रही है। तो अब हम गोदावरी के बारे में देख लेते हैं, इसका भी अलग से भी डायग्राम बनाया ताकि याद हो जाए। ये सबसे लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर सिस्टम की मतलब रिवर है, इसको दक्षिण गंगा भी बोलते हैं, अभी दक्षिण की गंगा। इसका कैचमेंट एरिया ओवर 3.13 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। अगर हम देखें तो महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट से ये स्टार्ट होती है, ठीक है। और इसका 49% जो है कैचमेंट एरिया वो महाराष्ट्र में आता है, फिर 20% इसका एमपी और छत्तीसगढ़ में मिलके आता है, फिर उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में बचा कुछ ऐसा आता है। तो ये सिर्फ स्टेट्स हैं, एग्जैक्ट स्टेट्स और ये जो रिवर्स हैं ये मैच नहीं करती हैं, ये सिर्फ आपको रेफरेंस के लिए बताया गया। तो कौन कौन से स्टेट में से निकल गया, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्रा। एक बार जब आप मैप याद कर लेंगे पॉलिटिकल सारा तो आपको इजी हो जाएगा ये रिवर भी याद करना। तो इसमें हम देख रहे हैं, देखो मंजीरा आके मिल रही है यहाँ से, ये टोटल 1465 किलोमीटर है, यहाँ पे ये बे ऑफ बंगाल में मिल रही है। यहाँ पे इंद्रावती रिवर, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, प्रणहिता बना रही है जो यहाँ पे ज्वाइन कर रही है। यहाँ से प्रवर रिवर है, मूलर रिवर है, जो कि ये एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है बट मैंने ऐड कर दिया। फिर यहाँ से सबारी रिवर है, यहाँ से कदाना और धरना, ये दोनों भी एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है बट मैंने लिख दिया है, तो एक आपको रफ आइडिया हो जाएगा। यहाँ पर जो है जो लोअर एरिया है, अगर आप पोलावरम के पास देखेंगे तो यहाँ पे हैवी फ्लड्स भी आते हैं, गॉर्ज भी बनते हैं। सिर्फ जो डेल्टा वाला रीजन है यहाँ पे, जहाँ पे डेल्टा बना है, डेल्टा क्या होता है ये भी हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ लिया, तो वहीं जाके देखो डेल्टा क्या होता है। तो ये नेविगेबल है सिर्फ डेल्टा वाले रीजन में। राजमुंदरी के बाद जो राजामुंदरी एक जगह, उसके बाद ये क्या करती है, बहुत सारे उसमें स्प्लिट हो जाती है ब्रांचेस में, और फिर ये डेल्टा फॉर्म कर लेती है, गोदावरी रिवर। अब हम आ जाते हैं कृष्णा, जो कि सेकंड लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर है। ये कौन कौन से स्टेट्स में आती है, महाराष्ट्र में 27%, ये कैचमेंट एरिया की बात की है, 27% महाराष्ट्र में, कर्नाटक में 44, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 29। तो ये है हमारा जो है कृष्णा रिवर, उसका डायग्राम है। तो ये जो है सह्याद्री जो है उसके अंदर महाबलेश्वर के पास से शुरू होती है, ठीक है, कृष्णा रिवर। इसके अंदर यहाँ पे तुंगा और भद्रा रिवर मिला के बनती है तुंगभद्रा रिवर, और यहाँ पे भीमा रिवर है, यहाँ पे कोयना रिवर है, तो कृष्ण रिवर आ रही है इसमें, यहाँ से भीमा एंटर की, यहाँ से तुंगभद्रा, और आगे जाके बे ऑफ बंगाल में मिल गई। तो कोयना, भीमा और तुंगभद्रा इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज है, और 1401 किलोमीटर की इसकी टोटल लेंथ है। अब हम कावेरी रिवर की बात करते हैं। कावेरी रिवर का कैचमेंट एरिया हमने देखा 81,155 स्क्वायर किलोमीटर है। ये ब्रह्मगिरी हिल्स, कर्नाटक में कोडागु डिस्ट्रिक्ट है, वहां से 1341 मीटर की हाइट पे से निकलती है, ठीक है। यहाँ से निकली 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 गई गई 800 किलोमीटर टोटल क्रॉस करके बे ऑफ बंगाल एंटर कर जाएगी। इसकी जो ये ट्रिब्यूटरीज है जैसे काबिनी है, भवानी है और अमरावती है, ये है। अब ये सब हमें याद होना चाहिए कि किसकी कौन सी ट्रिब्यूटरीज है, और ये एक बार में याद नहीं होगा। मैं कहूँ एक बार वीडियो देख ली नहीं, वीडियो को बार बार देखना होगा। जब आप सुनेंगे उसको बार बार, अच्छा कौन कौन सी निकल रही है, कावेरी में से कबिनी, भवानी, अमरावती, कबिनी, भवानी, अमरावती, कबिनी, भवानी, तो आपके दिमाग में बैठ जाएगी कबिनी, भवानी, अमरावती कावेरी की है। बिकॉज इनको अगर आप शॉर्ट फॉर्म्स में बनाओगे तो कितनी शॉर्ट फॉर्म्स बनाओगे, बहुत सारी रिवर्स है और उनकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज है। इन्हें इसीलिए आपको डायग्राम के थ्रू समझाया कि डायग्राम से आपको याद रहेगा, प्लस इसको जब बार बार रिवाइज करोगे तो एकदम फिट याद हो जाएगा कि कौन सी रिवर की कौन सी ट्रिब्यूटरीज है। इसलिए मैं आपको कोई शॉर्ट फॉर्म से नहीं याद करा रही हूँ, ठीक है। फिर इसको हम देखते हैं कौन कौन से स्टेट्स में है। इसके लिए आपको पॉलिटिकल मैप देखना होगा, उससे आपको याद रहेगा केरल, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। ज्यादातर तमिलनाडु में पार्ट है इसका मोस्टली, फिर कर्नाटका में एंड केरला में 3% है।
इसमें जो वाटर है वो थ्रू आउट द ईयर रहता है। ऐसा क्यों? बाकी रिवर्स में तो हम कह रहे हैं कि जब बारिश होती है तभी पानी आता है, इसमें थ्रू आउट द ईयर पानी कैसे रह जाता है? क्योंकि जो इसका अपर कैचमेंट और लोअर कैचमेंट है, अपर कैचमेंट एरिया जो है वहाँ पे जब साउथ वेस्ट मानसून आता है ना समर में, उसकी बारिश से पानी रहता है, और लोअर कैचमेंट है उसमें नॉर्थ ईस्ट मानसून मानसून जो है विंटर में जो आता है उससे पानी रहता है। इसलिए जो बाकी पेनिनसुलर रिवर्स है ना उसमें इस उन रिवर्स में कम फ्लक्चुएशन होती है। ठीक है, तो ये जो है मतलब साउथ वेस्ट मानसून क्या नॉर्थ ईस्ट मानसून, ये हम नेक्स्ट चैप्टर क्लाइमेट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अब आ जाते हैं नर्मदा रिवर पे। नर्मदा रिवर हमने देखी अमरकंटक प्लेट्यू, इसके वेस्टर्न फ्लैंक यहाँ से निकल रहा है 1057 मीटर की हाइट से। देन ये विंध्या, नॉर्थ में विंध्या और साउथ में सतपुरा, इसके बीच में से क्रॉस हो रहा है। 1312 किलोमीटर की टोटल इसकी लेंथ है। भरूच जो है एक जो पार्ट है गुजरात का, भरूच, उसके साउथ से ये अरेबियन सी में जाके मिल रही है। यहाँ पर ये एस्चुरी बना रही है 27 किलोमीटर लॉन्ग। एस्चुरी क्या होती है वो भी बताते हैं। एस्चुरी मतलब जैसे ये रिवर आ गई, ये रिवर आके मिल गई पानी में, समुद्र का पानी यहाँ से आ रहा है, यहाँ से रिवर का मीठा पानी आ रहा है, यहाँ पर डेल्टा नहीं बन रहा है, सेडिमेंट से कंटिन्यू हो रहा है, ये पानी मिक्स हो रहा है, तो यहाँ पे एस्चुरी बन गई है। ठीक है, फ्रेश और सॉल्ट वाटर मिक्स हो गया, मतलब एक एनक्लोज्ड वाटर रीजन होगा, मतलब एकदम ओपन रीजन नहीं होगा, थोड़ा सा एनक्लोज्ड होगा। इस डायग्राम से देख लेते हैं, रिवर का वाटर है और ये ओशन का वाटर है, ये यहाँ पे मैच हो रहा है, थोड़ा सा एनक्लोज्ड पोर्शन भी है। ठीक है, जहाँ पे फ्रेश वाटर मिक्स कर रहा है सॉल्ट वाटर से, तो ये बन गई एस्चुरी। अब उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे ये एक गॉर्ज भी बना रहा है, हमने देखा मार्बल रॉक्स में, और यहाँ पे धुआंधार वाटरफॉल भी बन रही है जबलपुर के पास। ये हो गई हमारी नर्मदा रिवर। अमरकंटक प्लेट्यू से निकली, 1312 किलोमीटर है, विंध्या सतपुरा के बीच से निकली, गॉर्ज बनाया मार्बल रॉक्स में, धुआंधार वाटरफॉल किया, और सीधा भरूच के साउथ से जाके अरेबियन सी में मिल गई, और एक एस्चुरी बनाई 27 किलोमीटर लॉन्ग। इसका एरिया है 98,796 स्क्वायर किलोमीटर दे रखा है। और नर्मदा ही वो रिवर है जिसके ऊपर सरदार सरोवर प्रोजेक्ट बना है, ये भी याद रखना है। और एक जैसे वो गंगा का प्रोजेक्टर है, इसी तरीके से कंजर्वेशन प्रोजेक्ट है नमामि देवी नर्मदे, ये भी याद रख सकते हैं, मेंशन है तो नर्मदा का ऊपर है। फिर तापी है, इसका एरिया देखते हैं 65,145 स्क्वायर किलोमीटर। मोस्टली बेसिन इसका महाराष्ट्र में है, कुछ एमपी और गुजरात में भी है। ये सीधा एमपी से स्टार्ट होती है, मुलाटी बैतूल डिस्ट्रिक्ट के पास है, वहां से टोटल 724 किलोमीटर जाके अरेबियन सी में मिल जाएगी। सो तापी रिवर के ऊपर ज्यादा कुछ नहीं है, नर्मदा के ऊपर काफी कुछ है। जितना एनसीईआरटी में मेंशन किया उतना ही हमने डायग्राम के थ्रू समझा। अब आ जाते हैं लूनी रिवर, जो कि राजस्थान में रिवर, राजस्थान का सबसे लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है, अरावली के वेस्ट में है। ये एफर्मल रिवर सिस्टम है, हमने स्टार्टिंग में देखा था एफर्मल रिवर सिस्टम क्या था, जिसमें पानी से बारिश आने पे ही रहता है। तो पुष्कर के पास से ना दो नदियां निकल रही है, सरस्वती नदी और साबरमती नदी, एसएस से है दोनों। लुनी नदी के लिए सरस्वती और साबरमती मिल रही है आगे जाके गोविंदगढ़ पे। ये डायग्राम याद रहेंगे, बार बार देखना है तभी याद होगा, इसलिए इसको अच्छे से दिमाग में बिठाना है, डायग्राम को याद रखना है। सरस्वती आई, साबरमती आई, मिली गोविंदगढ़ के पास, ये अरावली का जो सेक्शन है ये क्रॉस किया। ठीक है, अरावली से बाहर आई, इसको लूनी बोलते हैं यहाँ पे, अरावली से बाहर आके फिर ये तिलवाड़ा तक, यहाँ पे मान लीजिए तिलवाड़ा है, यहाँ तक ये वेस्ट में फ्लो की, और उसके बाद ये साउथ वेस्ट में गई, और फिर फाइनली जाके रन ऑफ कच्छ को ज्वाइन किया इसने। अब हम छोटी छोटी नदियां भी पढ़ेंगे, ये तो हमने लूनी नदी देख ली, इंपॉर्टेंट रिवर्स। अब छोटी छोटी रिवर्स जो जाके वेस्ट की तरफ जाती है, अरेबियन सी में जाके मिल जाती है। ठीक है, तो सबसे जिनके बहुत छोटे छोटे कोर्सेज है, ज्यादा लंबी रिवर्स नहीं है, सबसे पहले हम देखते हैं गुजरात के अंदर कौन कौन सी रिवर है। गुजरात में साबरमती है, माही है, शत्रुंजी, भद्रा एंड ढाढर। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसका कोई भी मतलब शॉर्ट फॉर्म बना सकते हैं, SSBMD का कुछ भी। अभी हालांकि मैं आपको बना के भी दे दूंगी अगर आप चाहें तो, कोई वीडियो एक और वीडियो में। ठीक है, सभी शॉर्ट फॉर्म्स बना के और सारी सिर्फ शॉर्ट फॉर्म्स की वीडियो बना देंगे, बट अभी हम इसको सीधा याद रखते हैं, क्योंकि मुझे लगता है धीरे धीरे जब आप इसको रिवाइज करते हैं ना, यू विल गेट टू नो, मतलब आप इनके यूज टू हो जाएंगे, और आपको ये सारी रिवर्स अपने आप याद रहने लगी कि आपको किसी शॉर्ट फॉर्म की जरूरत नहीं। आप शॉर्ट फॉर्म बनाएंगे तो आपको याद है, अच्छा ये शॉर्ट फॉर्म, पर ये थी किसकी शॉर्ट फॉर्म, तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाए, बिकॉज बहुत सारी रिवर्स है। तो हम ऐसे याद करते हैं, शत्रुंजी जो है वो अमरेली डिस्ट्रिक्ट के पास तिलकावा, भद्रा जो है अनिलय विलेज के पास राजकोट डिस्ट्रिक्ट में, ढाढर जो है वो घंटार विलेज के पास पंचमहल डिस्ट्रिक्ट, और साबरमती माई, ये 5 रिवर्स है गुजरात में, जो वेस्ट की तरफ अरेबियन सी की तरफ फ्लो करती है। महाराष्ट्र में एक रिवर है वैतरणा, जो कि त्र्यंबक हिल से निकलती है नासिक डिस्ट्रिक्ट में, ये वेस्ट की तरफ फ्लो करती है, सॉरी। कर्नाटक है, उसमें काली नदी, पेटती एंड शरावती। शरावती इंपॉर्टेंट है, ये शिमोगा डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट करती है, इसका कैचमेंट एरिया भी 2209 स्क्वायर किलोमीटर, और जॉग फॉल्स है यहाँ पर। जो कालिंदी है वो बेलगांव डिस्ट्रिक्ट में है, और ये कारवार बे में जाके गिरती है, और हुबली धारवाड़ के पास बैठती है। तो कालिंदी, बैठती, शारावती कर्नाटक में, गोवा में दो है, मंडोवी और ज्वारी। ज्वारी वैसे हम याद रख सकते हैं बिकॉज कसिनोज वगैरह गोवा में, तो ज्वारी एंड मांडोवी।
ये 2 गोवा की है। केरला की जो कोस्ट लाइन है वो बहुत कम है, यहाँ पे 3 है। सबसे इम्पोर्टेंट जो इसकी सबसे बड़ी है वो भारतपुजा या पोन्नई रिवर भी बोलते हैं इसको। ये केरला की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है और अन्नामलाई हिल से निकलती है। टोटल इसका एरिया 5397 स्क्वायर किलोमीटर है। तो भारतपुजा पोन्नई सबसे लंबी है। दूसरे नंबर पे कौन सी है? पेरियार है, सेकेंड लार्जेस्ट रिवर जो केरला की है। थोड़ा सा डिफरेंस आप देखोगे, 5397, 5243। उसके बाद है पंबा। पोन्नई, पेरियार, पंबा तीनों पी से है। भारतपुजा भी बोलते हैं हालांकि पोन्नई को, वो भी याद रखना, ये वेम्बोनाड लेक में जाके मिलती है। उसके अलावा कुछ और रिवर्स, यही जो रिवर्स है इनको एक अरेंजमेंट कर रखा है कैचमेंट एरिया के हिसाब से, कि अगर आप देखेंगे तो माही रिवर है, इसका कैचमेंट एरिया है, फिर साबरमती है, ठीक है, फिर अगर हम देखेंगे तो भारतपुजा है, पेरियार है, काली नदी है, धंधार और शरावती है। तो इस तरीके से इन सबका कैचमेंट एरिया दे रखा है। अब जो ईस्ट की तरफ फ्लो करती है वो है शुभ्रनिरेखा, बैतरणी, ब्राह्मणी, वंशधारा, पेन्नार, पल्लार और वैगई। ये सारी की सारी हम मैप पे देख सकते हैं, हमने बिल्कुल मैप देखा था, मोस्टली मेंशन है, सारी तो नहीं मिलेगी। जैसे ये देखिए, सुवर्णरेखा, ब्राह्मणी, बैतरणी, पल्लार, पोन्नियार, कावेरी, वैगई, पेन्नार, तो ये सारी रिवर्स जो है, ये वो स्मॉल रिवर्स है जो ईस्ट की तरफ फ्लो कर रही है। अब हम देखते हैं हिमालयन रिवर और पेनिनसुलर रीजन के अंदर अगर हम कंपैरिजन करें तो क्या कंपैरिजन करेंगे। हिमालयन रिवर है वो हिमालयन माउंटेन से निकल रही है और पेनिनसुलर रिवर जो है वो प्लेट्यू के अंदर या हाईलैंड एरिया वहां पर है। हिमालयन रिवर सारी की सारी पेरेनियल है क्योंकि वहां पे ग्लेशियर से पानी आ रहा है और रेनफॉल से भी आ रहा है, और पेनिनसुलर रिवर क्या है, सीजनल है क्योंकि वहां से मानसून से पानी आता है। ड्रेनेज जो है हिमालयन रिवर का वो एंटीसीडेंट है और डेंड्रिटिक पैटर्न है मोस्टली, मतलब डेंड्रिटिक मतलब ब्रांचेस ऑफ ट्री की तरह ये पैटर्न है। एंटीसीडेंट है मतलब कुछ अपलिफ्टमेंट हो जाए तो वो काट के आगे बढ़ जाती है, लेकिन पेनिनसुलर रिवर ऐसी नहीं है, वो जाए वहीं की वहीं बहेगी, सुपर इम्पोज्ड है, ठीक है। और बाकी के जो पैटर्न्स बचे थे, ट्रेलिस, रेडियल, रेक्टेंगल, जो शुरू में पड़े थे, वो बाकी के सब वो पेनिनसुलर रिवर्स बनाती है। अगर हम नेचर देखें, ऑब्वियसली ये स्मॉलर कोर्स में है, इनका सब कुछ फिक्स्ड है, वेल एडजस्टेड वैली, सारा कुछ मतलब फिक्स है। ये जो रिवर्स है हिमालयन रिवर, इनका कोर्स काफी लंबा है, ये माउंटेन से क्रॉस करेंगी, ये इरोजन भी करती हैं, ठीक है, रिवर कैप्चरिंग भी करती है, मियंडर भी करती हैं, अपना कोर्स भी शिफ्ट करेंगी प्लेन एरिया के अंदर। जो कैचमेंट एरिया अगर हम देखें तो बहुत बड़ा कैचमेंट एरिया हिमालयन रिवर्स का, लेकिन वही अगर पेनिनसुलर रिवर्स का देखें तो रिलेटिवली बेसिन जो है स्मॉलर है, बिकॉज इनकी वैसे भी लेंथ स्मॉलर है इनसे। तो ये जो रिवर्स है, जो हिमालयन रिवर्स है, काफी यंग है, यूथफुल है, एक्टिव है, और वैलीज भी इनकी डीप है। और अगर हम पेनिनसुलर रिवर देखेंगे तो ये ओल्ड है, ग्रेडेड प्रोफाइल है, मतलब पहले ज्यादा थी, धीरे 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 जो है ये इरोजन कर करके अभी ग्रेडेड प्रोफाइल बन चुकी है और ऑलमोस्ट अपने बेस लेवल तक ये पहुंच चुकी है, ठीक है। अब उसके बाद हम रिवर एजिंग की बात करते हैं। ये क्या होता है, ये कुछ डेफिनेशंस है। अगर हम फ्लो ऑफ वाटर देखें, उसका पैटर्न देखें किसी रिवर, मतलब कब पानी ज्यादा आ रहा है, कब कम आ रहा है, किस टाइम क्या पानी का फ्लो रह रहा है, तो वो सब होता है उस रिवर का रिजीम। हिमालयन रिवर जो है हमें पता है वो सब पेरेनियल है, सारे टाइम उनमें मतलब ग्लेशियर से जो है रेनफॉल से पानी आता है, सारे टाइम पानी रहता है। और वही अगर हम साउथ इंडिया की रिवर देखें तो मानसून के टाइम पे जो है रिवर में जो वाटर फ्लो है वो बढ़ जाएगा, बट वो भी अलग अलग जगह पे अलग अलग है, जहाँ पे जिस टाइम मानसून आएगा वैसे वैसे। डिस्चार्ज क्या होता है, ठीक है, डिस्चार्ज मतलब वो जो है कितना वाटर डिस्चार्ज कर लिया, मतलब कितना पानी आ रहा है उसमें से एक टाइम पीरियड में। इसको हम क्यूसेक्स में से भी देख सकते हैं, क्यूमेक्स में भी। क्यूसेक क्यूबिक फीट पर सेकंड और क्यूबिक मीटर पर सेकंड क्यूमेक्स होता है। जैसे गंगा रिवर है, इसका हम रिजीम देखते हैं, इसका हम डिस्चार्ज देखते हैं। इसका मिनिमम फ्लो अगर हम देखें तो जनवरी से जून पीरियड में आता है और मैक्सिमम फ्लो अगस्त और सितंबर पीरियड में आता है। सितंबर के बाद इसमें पानी कम होने लगता है, ठीक है। और अगर हम देखें कि शुरू के समर के पार्ट में इसमें काफी फ्लो होता है, क्योंकि शुरू में ऑब्वियसली रेन से पहले काफी मतलब धूप होगी, गर्मी होगी, तो उस टाइम पे स्नो मेल्ट होगी, तो उस टाइम पे काफी फ्लो होगा। तो मैक्सिमम फ्लो जो है, अब मान लो वहां से स्नो मेल्ट भी हो रही है, ऊपर से बारिश हो रही है, तो अगर सितंबर में इसका मैक्सिमम फ्लो होगा और सितंबर के बाद बारिशें भी गई तो फॉल और ठंड भी आ गई तो फ्लो कम हो जाएगा। रिवर रिजीम जो ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट में है ना वो अलग अलग है, काफी ज्यादा डिफरेंसेस है उसमें। मैक्सिमम डिस्चार्ज अगर हम देखें, हमने फरक का एक पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट से ये पानी कितना डिस्चार्ज कर रही है, तो मैक्सिमम हमने देखा तो 55,000 और मिनिमम 1300 क्यूसेक हमने देखा है गंगा का। ऐसे सभी रिवर्स का दे रखा है, ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अगर हम देखें तो, बट फिर भी एक बार जनरली हम फटाफट के गो थ्रू कर लेते हैं कि कब पानी ज्यादा होता है कम होता है, बेसिक हमें लॉजिक पता होनी चाहिए। नर्मदा है, इसमें काफी कम जो है वॉल्यूम मतलब पानी होता है जनवरी से जुलाई तक, ठीक है, क्योंकि इसमें तो बारिश से पानी आना है, जनवरी से जुलाई इसमें पानी कम होगा। एकदम से अगस्त में मतलब सडनली राइज हो जाएगा, मैक्सिमम फ्लो अपना दे देगी रिवर, और अक्टूबर के बाद फिर से बारिश चली गई तो फिर से फ्लो कम होने लग जाएगा, जितना फ्लो एकदम से बढ़ा उतना ही फ्लो एकदम से कम हो जाएगा, ठीक है। इसमें हमने करुदेश्वर पॉइंट लिया जहाँ पे हम इसका मैक्सिमम मिनिमम फ्लो चेक करें, मैक्सिमम 2300 क्यूसेक और मिनिमम हो गया इसका 15 क्यूसेक, सिर्फ 15 क्यूसेक मिनिमम। ऐसे ही अब हम गोदावरी रिवर पे आ जाते हैं, तो इसका जो मिनिमम डिस्चार्ज है ना वो मई में होता है और मैक्सिमम जुलाई अगस्त में होगा। अगस्त के बाद एकदम शार्प फॉल हो जाएगा, वो सेम ही रीजन बारिशों का, ठीक है।
और द वॉल्यूम ऑफ फ्लो इन अक्टूबर एंड नवंबर इज हायर देन दैट इन एनी मंथ फ्रॉम जनवरी टू मई। तो ये ज़्यादा क्यों होगा, इसमें एग्जैक्टली नहीं दे रखा है, बट मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होना चाहिए कि जो नॉर्थ ईस्ट वाला मानसून है ना, उससे पानी आ रहा होगा। मेन जो मैक्सिमम डिस्चार्ज है वो अगर हम पोलावरम पे लेते हैं तो 3200 क्यूसेक मैक्सिमम है और मिनिमम 50 क्यूसेक है सिर्फ। अब इसकी यूजिबिलिटी की बात करते हैं। ठीक है, बहुत सारी रिवर पेरेनियल है और नॉन पेरेनियल, दोनों टाइप की रिवर्स है हमारे पास, लेकिन कहीं पे पेरेनियल है, कहीं पे नॉन पेरेनियल है। नॉन पेरेनियल में भी कहीं पे मतलब पानी ज्यादा है, कहीं कम है। मतलब आप देखोगे कि एक ही टाइम पे, मतलब मंथ, एक ही मंथ में किसी जगह पे कंट्री के किसी पार्ट में तो फ्लड आ रहा है और कहीं पे ड्रॉट है। ऐसा क्यों? क्या पानी कम है या ये सब प्रॉब्लम है, या फिर मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है? जो पानी हमारे पास अवेलेबल है उसको हमने मैनेज नहीं करा। जहाँ ज्यादा पानी है वहां से कम पानी वाले, मतलब हम उसको कम पानी वाले में शिफ्ट कर दे, तो जहाँ फ्लड आ रहा है वहाँ फ्लड नहीं आएगा, जहाँ ड्रॉट आ रहा है वहाँ ड्रॉट नहीं आएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लिंकिंग ऑफ रिवर्स, रिवर्स को लिंक करते हैं। बट इसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। क्या होता है, मान लीजिए ऐसे टेरेन है, यहाँ पानी ज्यादा है, यहाँ पानी कम है, तो पानी को ऊपर अपलिफ्ट करना बहुत मुश्किल काम है, कैसे लेके जाएंगे? ठीक है, उसके अलावा अनइवननेस है टेरेन में, कहीं पे माउंटेन्स है तो वहां से पानी ले जाना मतलब मुश्किल हो जाता है। तो इज देयर इनफ वाटर टू ट्रांसफर, और क्या इनफ वाटर है कि ट्रांसफर कर दे सारा? तो काफी सारी प्रॉब्लम्स है जो हमें फेस करनी पड़ती है। उसके बाद हम एग्जांपल देख लेते हैं कि काफी सारी स्कीम्स है अलग अलग रिवर्स को लिंक करने की आ चुकी है, जैसे करनूल कडप्पा कनाल, व्यास सतलुज लिंक कनाल, गंगा कावेरी लिंक कनाल, इंदिरा गांधी कनाल प्रोजेक्ट, पीरियड डाइवर्जन कनाल बनाना, मतलब दो रिवर को हम लिंक करने की कोशिश कर रहे हैं कि कभी किसी में फ्लो हो तो हम उधर से उधर शिफ्ट कर पाए। तो ये रिवर वाटर को यूज करने में ना काफी सारी प्रॉब्लम आती है। एक तो हमें पास सफिशिएंट क्वांटिटी नहीं होती है, जिस टाइम हमें चाहिए उस टाइम उतनी क्वांटिटी है कि नहीं। दूसरा, जो पानी है वो पोल्यूटेड है, बहुत सारा सिल्ट भी होगा उसमें, मतलब वो बहुत सारे पार्ट जो वो इरोड करके ला रही है वो उसके अंदर होगा। ठीक है, उसको डाइवर्ट करना किस तरीके से करें। फिर सीजनल फ्लो होता है, किसी में किस टाइम ज्यादा फ्लो हो रहा है, किसी में किस टाइम ज्यादा हो रहा है। फिर स्टेट्स के बीच में भी डिस्प्यूट होता है, भाई हमारे स्टेट में पानी ज्यादा लगना चाहिए उस स्टेट में। प्लस जो चैनल्स है वो श्रिंक कर रहे हैं ड्यू टू एक्सटेंशन ऑफ सेटलमेंट टुवर्ड्स द थालवर्क। थालवर्क क्या होता है? थालवर्क एक्चुअली जो एक एरिया है वैली में, मान लीजिए ये एरिया डीप है, इसका यहाँ पे ज्यादा डीप है, ये ज्यादा डीप है, ये ज्यादा डीप है, तो जो डीपेस्ट पॉइंट को एक जो लाइन है वो कनेक्ट करिए लोएस्ट पॉइंट को पूरी लेंथ में। ठीक है, इट्स डाउनवर्ड स्लोप डिफाइन इट्स डीपेस्ट चैनल, मतलब इसकी डीप एरिया बता रही है। मान लीजिए ये रिवर इस इधर बह रही है डाउनवर्ड स्लोप में, एक लाइन जो कनेक्ट करी है सारे डीपेस्ट पॉइंट को, वो है थालवर्क। तो थालवर्क के आसपास ये जो एरिया ना, यहाँ पे भी सेटलमेंट्स होने लग गई। अब आप सोचो, तो मतलब जो चैनल है, जो पानी बहने की जो जगह, वो तो बहुत थोड़ी सी बची है। अब तो एक गंगा एक्शन प्लान बन रहा है उसको क्लीन करने के लिए। ठीक है, तो इसके बारे में भी आप अलग से पढ़ सकते हो, एनसीईआरटी में नहीं मेंशन है। तो रिवर पोल्यूशन भी हो रहा है भाई। रिवर पोल्यूशन कैसे हो रहा है? रिवर पोल्यूशन ऐसे हो रहा है कि बहुत सारे लोग अच्छा गंगा गंगा घाट जा रहे हैं, नहा रहे हैं, पानी कपड़े धो रहे हैं, ये सब भी हो रहा है। ठीक है, मतलब और भी बहुत कुछ हो रहा है। फेस्टिवल पे हम लोग सिर्फ गंगा नहीं, बहुत सारे रिवर सब में फ्लावर बहा रहे हैं, स्टैचूज इमर्स कर रहे हैं। क्रिमेशन ग्राउंड जो है वो रिवर के पास है। बहुत बार जो बॉडीज है वो पानी में बहा दी जाती है, इंडस्ट्रीज अपना जो वेस्ट है वो पानी में छोड़ देती है, तो इस कारण से रिवर पोल्यूट हो रही है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, मतलब इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस पता चलेगी हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। यूपीएससी 2021 में एक क्वेश्चन आया हुआ, देख लो कि विद रिस्पेक्ट टू इंडस रिवर के हिसाब से हमें ये बताना है कि चार नदियों के नाम दे रखे हैं और तीन नदी मिलके एक नदी में अपना पानी डाल रही है, वो कौन सी है? तो वो है सतलुज रिवर, बिकॉज चिनाब हमने देखा था कि झेलम रिवर जाके वो चिनाब में मिलेगी, रावी रिवर आके चिनाब में, और आगे जाके चिनाब जो है वो सतलुज में मिल जाएगी। तो सतलुज रिवर में आके सारी मिल रही है, तो इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट जो है विद रिस्पेक्ट टू इंडिया के हिसाब से दीदवाना कुचामन सरगोल खाटू, ये भी 2021 का क्वेश्चन है कि ये सारे किनके नाम है। तो ये सब सेलाइन लेक्स है, जो राजस्थान में रहते हैं उनको पता ही राजस्थान के सेलाइन लेक्स के नाम है, नहीं है तो आप इनको याद कर सकते हो। उसके बाद हम देखते हैं 2021 में एक और क्वेश्चन आया है कि ये जो रिवर्स है ब्रह्मानी, नागावली, सुवर्णरेखा और वंशधारा, इनमें से हमने मोस्टली तीन के नाम देखे थे, इसका एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। इसमें से ईस्टर्न घाट में से कौन कौन सी आ रही है? तो नागावली और वंशधारा ये दोनों ईस्टर्न घाट से, बिकॉज जो ब्राह्मणी नदी है और जो सुवर्णरेखा है, अब आप जब वो मैप एक बार रिवाइंड करके जो वीडियो दोबारा देख सकते हैं कि जो ब्राह्मणी और सुवर्णरेखा दोनों झारखंड से आ रही है, ईस्टर्न घाट से नहीं ओरिजिनेट कर रही है। उसके बाद 2019 का क्वेश्चन है, ग्लेशियर दे रखे और रिवर दे रखे, बंदर पूछ यमुना, बिल्कुल हमने पढ़ा था, बिल्कुल सही है। ठीक है, बाराशिगरी चिनाब भी हमने पढ़ा नहीं है। सियाचिन नुब्रा ये भी हम अगर पिछला चैप्टर देखेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा, या फिर वो रिवर का अगर आप प्लेस देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा यहीं से है। तो ये सही है, ये सही है, हमें पता है 1 सही है और 4 सही है। तो 1 और 4 दोनों इसी में ही आ रहा है और इसमें आ रहा है, तो या तो 2 सही है या 3 सही है। मिलम मंदाकिनी नहीं है, हमने देखा था मिलम मंदाकिनी नहीं है। मिलम जो है वो गौरी गंगा रिवर, ठीक है, उस रिवर का है, ये इसका सरयू नाम भी था, तो इस रिवर का है। तो ये गलत है, हमें पता है 3 तो नहीं है, तो फिर ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा 1, 2 एंड 4। तो बाराशिगरी चिनाब का है, और जेमू जो है वो बनस का नहीं है, जेमू है तिस्ता रिवर का, ये भी हम याद रख सकते हैं।
2017 में एक और क्वेश्चन आया है तीस्ता रिवर से रिलेटेड। तो ये जो इसका सोर्स है ना ब्रह्मपुत्र से सेम है, बट ये सिक्किम से फ्लो कर रही है तीस्ता रिवर। एक तो ये है, एक ये बोला एक रिवर रंगीत नाम की है जो सिक्किम में बहती है और ये तीस्ता रिवर की ट्रिब्यूटरी है। और एक बोला जो है जो तीस्ता रिवर है ना वो बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है इंडिया बांग्लादेश की बॉर्डर से। तो इसमें से कौन सा सही है? तो हमने जब तीस्ता रिवर देखी हमने ये देखा ये आगे जाके ना बांग्लादेश में जाके जो है ब्रह्मपुत्र रिवर से मिल रही है। तो थर्ड तो हो गया हमारा गलत। थर्ड गलत है इसका, ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, तो टू ओनली इसका आंसर होगा। टू ओनली मतलब रिवर रंगीत जो सिक्किम है और इसकी एक ट्रिब्यूटरी है। इसका ओरिजिन ब्रह्मपुत्र वाला सेम नहीं है, ये नॉर्दर्न सिक्किम हिमालय से ओरिजिनेट करती है सोलामो लेक से, और ये बांग्लादेश एंटर करती है और ब्रह्मपुत्र में जाके मिलती है। फिर 2016 का एक क्वेश्चन हम देख लो कि ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी के बारे में पूछा है कि दिबांग, कामेंग और लोहित, ये तीनों ही हमें पता है ये इसका आंसर, तो कि तीनों इसकी ट्रिब्यूटरी उसी के बारे में पूछा है। फिर एक क्वेश्चन है 2015 का, इसमें क्या है कि वंशधारा, इंद्रावती, प्रणहिता, पेन्नार, इनमें से गोदावरी की ट्रिब्यूटरी कौन सी है? इसमें हमें पता है इंद्रावती और प्रणहिता जब हमने पढ़ा था तो ये दोनों तो थी। पेन्नार अलग रिवर है, वंशधारा एक अलग जो है स्मॉल रिवर्स में है, तो ये नहीं है इसका आंसर 2 एंड 3। देखो क्वेश्चन इजीली आप सॉल्व कर सकते हो, एनसीईआरटी हमने कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा अभी तक, सिर्फ एनसीईआरटी और हम क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। नेक्स्ट है बराक, लोहित और सुबनसिरी, इनमें से अरुणाचल प्रदेश में से कौन सी फ्लो करी है? ठीक है, हमने मैप देखा, हमने रिवर्स देखी, हमें पता है अरुणाचल प्रदेश की लोकेशन क्या है, तो हम इजीली बता सकते हैं कि लोहित और सुबनसिरी जो है ये जो है फ्लो करती है अरुणाचल प्रदेश में, और बराक जो है वो नहीं करती क्योंकि बराक जो है वो मणिपुर हिल से निकलेगी और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और असम से फ्लो करेगी, ना कि अरुणाचल प्रदेश से। नेक्स्ट हम आ जाते हैं 2003 का एक क्वेश्चन है कि नर्मदा रिवर जो है वो वेस्ट में फ्लो करती है, ठीक है, मोस्ट अदर लार्ज पेनिनसुलर रिवर ईस्ट में फ्लो करती है, ऐसा क्यों? क्योंकि एक ये रिफ्ट वैली में से निकलती है इसलिए, या ये विंध्या, देखो विंध्या और सतपुरा के बीच से निकल रही है इससे, ये ईस्ट में बही या वेस्ट में बही इस पे कोई फर्क तो नहीं पड़ता है, या फिर इसका स्लोप जो है सेंट्रल इंडिया का वो वेस्ट में, अगर हमने पहले वाला चैप्टर पढ़ा तो हमें पता है कि वो ईस्ट में है, ठीक है, वेस्ट में नहीं है, तो ये भी गलत है और ये भी गलत है। इसका मतलब ये एक लीनियर रिफ्ट वैली में से बह रही है, इसके कारण ये जो है ईस्ट में जा रही है, तो ये इसका रीजन है, वन ओनली आएगा इसका आंसर। अब 2010 में एक आया क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ डैम और लेक दे रखे हैं और उनकी रिवर दे रखी है, तो इसमें हमें ये पता है कि वुलर लेक झेलम हमने देखा झेलम नदी पे है, ये हमें पता है सही है, तो गलत कौन सा है? इसमें कोलेरू लेक गलत है, तो बाकी में याद रखना कई रिजर्वियर तापी से गोविंद सागर सतलुज पे, ये हमें, हम क्वेश्चंस क्यों सॉल्व करें? इसलिए नहीं कि हमें सब कुछ आता है, इसलिए कि हमें सब कुछ सीखना है, तो इससे हमें जो चीज़ सीखने को मिली है वो सीखो। अब ये नहीं कि सिर्फ ये चैप्टर पढ़ा तो चैप्टर क्वेश्चंस में से कुछ याद नहीं रखना, नहीं, इसके भी नोट्स बनाओ अलग से, ये भी याद रखो कि गोविंद सागर लेक सतलुज में से, क्योंकि कई बार क्या होता है इनडायरेक्टली ये क्वेश्चंस काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। कोल्लेरू लेक कृष्णा में से नहीं है, कृष्णा में से नहीं है तो कहाँ से जा रहा है? ये आंध्र प्रदेश में कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के बीच से जा रहा है कोल्लेरू लेक, वहां पर है ये, जाएगा क्या लेकर तो यहाँ रहेगा, ठीक है, तो कलेरू लेक कहाँ है इसकी लोकेशन हमें याद रखनी है, क्योंकि हम क्वेश्चन हमें नहीं आता है कोई बात नहीं, उसको याद कर लो, आता है तो उसको दिमाग में बिठा लो। अब हम लूनी रिवर के ऊपर क्वेश्चन है 2010 में, बताओ इसमें बोलिए कि ये फ्लो कहाँ करती है? गल्फ ऑफ खंबात में, या फिर ये फ्लो करती है गल्फ ऑफ कच्छ में, या फिर ये फ्लो करती है पाकिस्तान में और ट्रिब्यूटरी इंडस की ट्रिब्यूटरी बन जाती है, या फिर ये रन ऑफ कच्छ में कहीं जाके खो जाती है। हमें पता है लूनी रिवर क्या है, इफरमल है, ठीक है, और ये मतलब जो है ये कहीं पे खो जाती है, बिल्कुल ये रन ऑफ कच्छ में जाती है, गल्फ में नहीं जाएगी, गल्फ मतलब पानी में जाके नहीं मिल रही है, ये वहीं कहीं खो जाएगी रन ऑफ कच्छ में, जो हमने अभी लूनी रिवर पढ़ी थी। फिर 2010 का एक क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी रिवर है? बिल्कुल रिवर्स का लोकेशन याद करो, हिमाचल प्रदेश का लोकेशन याद करो, अब सेट करो तो अपने आप पता चल जाएगा कि व्यास, चेनाब, रावी, सतलुज, यमुना, ये सारी रिवर्स जो है हिमाचल से पास करेगी। अब एक और लास्ट क्वेश्चन जो हम देख लेते हैं 2009 प्री का है, एक स्टेटमेंट दिया इन्होंने कि दे आर नो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स इन केरला, केरला में कोई भी रिवर ईस्ट फ्लो करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हमें पता है कि केरला के अंदर पंबार रिवर हो गई, भवानी एंड काबिनी, ये जो 3 रिवर है ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, ठीक है, ये केरला में है, और कोई भी वेस्ट फ्लोइंग रिवर मध्य प्रदेश में नहीं है, ये भी गलत है। ये कैसे गलत है? नर्मदा और तापी रही वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, सॉरी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स केरला में ना, हाँ, मतलब केरला में हमने वेस्ट फ्लोइंग तो देखी थी जो कि अरेबियन सी में मिल रही थी, ईस्ट फ्लोइंग हो जाएगी जो बे ऑफ बंगाल में जाके मिलेगी, बिल्कुल, तो काबिनी, भवानी और पंबा रिवर जो ईस्ट फ्लोइंग है। थैंक यू सो मच, इसी के साथ ये चैप्टर खत्म करते हैं, होप आपको सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके बता सकते हैं, कुछ भी पूछना हो और नेक्स्ट वीडियो के लिए कुछ सजेशन हो तो वो भी दे सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आगे कोई भी वीडियो आए आपको पता चल जाए, अगर आप बेल आइकन दबाएंगे तो आपको नेक्स्ट वीडियो आते ही पता लग जाएगा, और फटाफट से हमको एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, एंड थैंक यू सो मच।